तो हुआ क्या था कि 1994 में आई वाज फ्लाइंग अ मिग 21 इन आदमपुर। और जैसे आपको पता होगा कि जब फाइटर्स में फ्लाई करते हो तो आप एंटी जी सूट पहनते हो, है ना? तो एंटी जी सूट का एक एक्टिविटी कैसे होता है कि उसमें एयर प्रेशर आता है एक पर्टिकुलर इंजन के स्टेज से। तो जैसे ही आप जी फोर्सेस इंक्रीज करते हो तो वो एयर जाता है जी सूट में और जो ब्लो अप होता है, ठीक है, फिल्स अप द जी सूट। उसके चक्कर में आपका ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में रहता है ताकि आप कॉन्शियसनेस ना लूज करो, ठीक है। बट दैट एयर इज हॉट। तो हुआ क्या था, उस फ्लाइंग एक कुछ 4 साढ़े 4 जी का मैं हार्ड टर्न कर रहा था और सडनली दैट कनेक्शन ब्रोक और कॉकपिट में कंटिन्यूस हॉट एयर आ रही थी। It was so hot that it was unbearable. So I had to do an emergency landing, but by the time I landed back, it was so hot that when I came to a stop, I was nearly unconscious. I could not get out of the cockpit. तो रनवे के साइड में एयरक्राफ्ट रुका था एंड देन दिस CFFR had come। और फिर इस बंदे ने बाहर से कैनोपी खोल के मेरे को अपने शोल्डर्स पे उठा के लेके आया था एंड देन दे टेकन मी टू द हॉस्पिटल डायरेक्टली। सो दैट वाज वन इंसिडेंट। तो मुझे याद है जब पहली बार Su-30s भारत आए थे, ठीक है, तो मैं गया था एक 35 कौन से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट के साथ, मतलब मिग 21 के साथ, और मैंने Su-30 के साथ फ्लाइंग क्लोज फॉर्मेशन किया था। तो पहली बार मैंने देखा था इतना बड़ा जहाज Su-30 फॉर द फर्स्ट टाइम उसके साथ फ्लाइंग करना। दैट वाज टफ बिकॉज यू आर फ्लाइंग 100 meters above the ground, यू आर फ्लाइंग इन क्लोज फॉर्मेशन विद अदर एयरक्राफ्ट, और लेफ्ट हैंड से स्टिक पकड़ के बटन दबाना, नेविगेट भी करना, दोस वाज रियली रियली चैलेंजिंग। एंड उस टाइम पर मेरे को याद है जो उनका जो कमांडिंग ऑफिसर था, आने के बाद डीब्रीफ में उसने कहा था मुझे कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्लोज फॉर्मेशंस जो कि इसने कभी देखा था। तो ये यू फाइंड कोई एयरक्राफ्ट तो यू वंडर कि ये एयरक्राफ्ट है क्या, राइट? तो आई रिमेंबर हम लोग जा रहे थे रेंज के मिशन के लिए, सडनली मैंने देखा कि देयर इज एन एयरक्राफ्ट बिलो मी। तो आई रिपोर्टेड टू रडार, ये जहाज कौन सा है? ऑफ द रडार कंट्रोलर ये था कि वो आपको हिडन ट्रैक से लेके आएगा और उसके पीछे लेके आएगा एंड देन आप उसको अटैक कर सकते हो। सो देन, और देयर आर टाइम्स जब मैंने एयर टू ग्राउंड फायरिंग की है और मेरे को डायरेक्ट हिट मिला है, और व्हेन आई कम बैक और जो कैमरा होता है ना उसकी जो फिल्म देखी तो पूरा जो आपका ट्रिगर और जो पिपर होता है या जो गन साइट, इट्स ऑल एग्जैक्टली स्ट्रैडलिंग द टारगेट एंड यू कैन सी द रॉकेट गोइंग इन दैट। वो अगेन इज वेरी सेटिस्फाइंग। एंड मैं फ्लाइट के लिए जाने वाला था तो मेरा एक दूसरा कोर्समेट है, उसने मेरे को कॉल किया कि जल्दी से आ जाए इधर, एक बंदे को लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो मैं फटाफट उधर पहुंचा अपनी बाइक से लेके, मैंने रेडियो लिया और फिर ये उसको पूरा डाउनविंड से कंट्रोल किया। ऑब्वियसली हुआ क्या था कि उसने एक अप्रोच अटेम्प्ट किया था और कुछ ठीक नहीं होता तो वो ही वेंट राउंड, गो राउंड किया उसने, फिर दूसरे में फिर गो राउंड किया। तो जो गो राउंड किया जब तक आया तो वो बेस लेग पे था, उसको मैंने आर्टिकल्स देते गया, ओके नाउ आई कैन सी यू, वेरी नाइस, करेक्ट अप्रोच, चेक योर पावर, चेक योर स्पीड, उसे जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस और वो जवाब देते गया। देन ही केम इन, आई सेड ओके रिड्यूस द थ्रॉटल, ओके टच डाउन, अप्लाई ब्रेक्स, और वो आराम से देन ही कैरिड आउट अ गुड लैंडिंग। गोइंग टू नासिक फॉर अ ओवरऑल and my aircraft had a hydraulic failure. I don't know how I managed to land and survive. Back from Bagdogra to Bangalore and we were crossing a huge cloud, it could have caused massive turbulence and aviation में एक बार मेरा hydraulic failure हो गया था जब मैं 180 पैसेंजर को लेके जा रहा था 35,000 की फुट पे। ऑब्वियसली एक मेजर इमरजेंसी हाइड्रोलिक फेलियर, क्योंकि आपके कुछ सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते। जैसे देयर आर केसेस जो फाइटर्स हैव लैंडेड ऐसी हाइट पे जहां पे वो फाइटर उड़ना नहीं चाहिए, या हेलीकॉप्टर, जो चेतक चीता है जो फ्रेंच है, दे वर सरप्राइज कि दिस हेलीकॉप्टर इज लैंडिंग एट एन एयरफील्ड जो उसकी जो सीलिंग है, मतलब उस हाइट के ऊपर वो जहाज उड़ना नहीं चाहिए, उसके ऊपर वो कॉम्बैट मिशंस कर रहा है। तो कहते हैं कि देयर वाज, जैसे मिग 21 में इंजन फेलियर के साथ लैंडिंग करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, बट लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तेजपुर में ऐसा केस हुआ है, स्टक हो गया था 87% पे मिग 21 पे। मतलब इट इज समथिंग आई हैव नॉट फेस्ड अ चैलेंज लाइक दैट इन माय लाइफ एवर, ओके, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर ऑफ स्टॉपिंग द एयरक्राफ्ट, ये जहाज रोकूंगा भी कि नहीं रोकूंगा, बट समहाउ मैनेज्ड। उसके बाद उसको जहाज को टर्न करके दूसरी डायरेक्शन में फेस करना, एंड फिर मेरे को करीबन आधा घंटा उस जहाज को ब्रेक्स पे पकड़ के रखना पड़ा था, बिकॉज उसको अंदर से स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा था मैं। फिर एक इंजीनियर बाहर से आया, उसको जहाज के नीचे जाना था उसको स्विच ऑफ करने के लिए। अब वो जब नीचे जा रहा है तो उसको भी ऑब्वियसली रिस्क है कि अगर मेरा ब्रेक स्लिप हो गए तो उसके ऊपर से चले जाएगा। सो 30 मिनट्स मेरे को जहाज को होल्ड करके रखा पड़ा था, एंड देन फाइनली जब वो जहाज स्विच ऑफ हुआ, जो इंजन बंद होने की आवाज हुई ना, 34 साल में पता नहीं कितनी बार इंजन
स्विच ऑफ होने की आवाज मैंने सुनी होगी, लेकिन उस दिन की जो आवाज है ना, उतनी सेटिस्फाइंग एंड थैंकफुल आवाज मैंने जिंदगी में नहीं सुनी थी। आई रिमेंबर कमिंग बैक फ्लाइंग फ्रॉम अ रेंज ओवर द गल्फ ऑफ कच्छ, एंड सडनली मेरे कॉकपिट के आगे से रेडार से स्पार्क्स आने लग गए थे। नाउ इमेजिन यू सिटिंग इन द कॉकपिट एंड सडनली देयर आर स्पार्क्स कमिंग एट यू। ठीक है, जैसे मेरे को याद है एक बार रात को मेरे को स्टेशन कमांडर ने फोन किया करीबन 11 बजे कि अभी व्हाट आर यू डूइंग? So I told him, sir, 11 o'clock at night I'm sleeping. He said, do you know what your youngsters are doing? I said, no, sir, it is a Friday night. Tomorrow is a holiday. No, you should know. I said, sir, why should I know? No, no, you come to the mess. मैं गाड़ी लेके निकला, मेरे को कहीं दिखा नहीं, तो देखा यंगस्टर्स बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ बॉनफायर किया था, तो उन्होंने देखा, सर आ जाओ, हैव अ ड्रिंक विद मी। आई सेड, अब विद अस। आई सेड, ओके। सो आई स्टार्टेड हैविंग अ ड्रिंक। फिर मेरे को स्टेशन कमांडर कॉल है, अरे यू बगर, आई कॉल्ड टू सी व्हाट द यंगस्टर्स आर डूइंग एंड यू आर हैविंग अ ड्रिंक विद देम। मैंने बोला, सर वेयर आर यू? ही सेड, नो, हाउ कैन यू डू दैट? बोला, सर इट्स अ फ्राइडे इवनिंग, वो एक बॉनफायर कर रहे हैं, उन्होंने अपना कुछ अपना म्यूजिक वगैरह लगा रखा है, मेस से खाना ऑर्डर किया है, तो क्या प्रॉब्लम है? नो, यू कम बिहाइंड। पीछे गया, उसको मिला, दूर से देख रहा था, हाउ कैन दे डू दिस? अगले दिन मेरी पेशी हो गई, यू आर अलाउइंग यंगस्टर टू डू दिस। तो क्या हुआ कि जिस अभी विश टू स्टे इन अ हैंगर, अंदर रूम्स थे, तो हैंगर में पानी नहीं आया। ठीक है, अब पानी नहीं आया तो वी कुडंट गेट रेडी। फौज में तो यू हैव टू गेट रेडी, तो मेरे को ऐसे ही मेरे कोच ने बोला, यार ऐसे कैसे हो सकता है, यू मस्ट टेल द सीएफआई कि हम आ नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने फ्लाइट कमांडर को बोला, सर वी कांट कम बिकॉज देयर इज नो वाटर। और उस टाइम पे तो फ्लाइट कमांडर ने कुछ बोला नहीं। जब मैं वापस गया फाइनली, जब पानी और जब गए, तो उसने बोला, ही सेड, यंग मैन, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ लीडरशिप दैट यू सेज वी कांट कम फॉर वर्क इफ देयर इज नो वाटर। इसमें जो हैंगर था उसके पीछे एक बास्केटबॉल कोर्ट था, एंड उधर हम ऑब्वियसली बास्केटबॉल भी खेलते थे, लेकिन रोज शाम को उधर बैठते थे और हम डिस्कस करते, आज मेरी वाट कैसे लगी। हम उसको बोलते थे दुखी जनसभा। हर एक बंदा आके बताता था कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तो ऐसे फर्स्ट टर्म में द फर्स्ट थिंग वाज, जब हम एकेडमी पहुंचे तो सबसे पहले लोग आए थे मस्त अच्छे वाले हेयर कट लेके, नो, लंबे बाल एंड ऑल दैट स्टफ। विद इन अ मैटर ऑफ 2-3 आवर्स सब लोग वैसे ही दिख रहे थे। यूज्ड टू बी, जैसे अभी एकेडमी बोलते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉरिडोर ऑफ अ स्क्वाड्रन। ठीक है, तो नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे, मीटर्स, फीट, बट हमको याद है 52.5 फ्रंट रोल्स। फिर बोलता है 7th हेवन, तो आपको जंप करके जो 7वां ग्रिल का लाइन है उसके ऊपर जाके लटकना पड़ता है और उसके ऊपर लटक के खड़े रहना पड़ता है। ठीक है। Welcome to Aviator's Voice. Today we are honored to host Wing Commander Abhijit Gokhale. Sir is a retired MiG-21 pilot, a qualified flying instructor, and a former chief operations officer. With over 2 decades of experience in Indian Air Force, Sir's journey is filled with stories of courage, leadership, and flying excellence. Thank you, sir, for joining us. It is a true privilege and honor to have you on our podcast. Thank you. Thanks a lot for also adhering to all my changes of routine and schedule and waiting for so long. It's a privilege to be on board anytime. Sir, before we dwell into your service life, sir, I would like to know about your life for joining NDA. So, what was your motivation to join NDA and to get into Indian Air Force? And did you clear your SSB in the very first attempt? Okay, so yes, in answer to the last question, yes, I did clear my SSB in the first attempt. Maybe it was just luck, a lot of hard work, a huge amount of hard work. That's always the case. If you ever want to join the armed forces, the first thing that you have to always tell yourself is there is no end to hard work, right? It's not a job, it's not a career, it's not a work, it's not work, it's a way of life for a lifetime. So that is the first thing that you should always remember whenever you aspire to join the armed forces. Okay. As far as I'm concerned, well, this is a thing which I've been asked many times, so it just comes very verbatim. Okay. So it's a childhood dream. It was always a childhood dream. Right through my school days, I always wanted to become a soldier. And most of my classmates or teachers would also bear out what I'm trying to say, that even in school, I lived the life like that of a soldier to whatever extent I knew, because I'm a pure civilian, right? And then as I grew, I heard about the Forge, I read about the Forge, and then I joined the NCC. And that's what told me that maybe the uniform is a way of life for me. Okay. Details I will leave out. I've shared it many times, otherwise it will become a repetition. तो स्कूल में फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। उसके बाद जब 10वीं कक्षा के बाद ना एक मिलिट्री स्कूल है नासिक में, उधर मैं गया करीबन 1-1.5 महीने के मिलिट्री कैंप के लिए। उस कैंप में मैं सबसे छोटा था, द यंगेस्ट गाय अवेलेबल। और वो जिंदगी में पहली बार मैं अकेला रह रहा था अपनी फैमिली से दूर, एक मिलिट्री स्कूल में। और 1.5 महीने में मेरी बहुत वाट लगी। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, मेरी बहुत वाट लगी। काफी सारी चीजें मेरे लिए नई थी,
पहली बार करना था। राइडिंग, स्विमिंग, शूटिंग, नो सवेरे 7 बजे उठ 5 बजे उठना, ड्रिल करना, पीटी करना। एनसीसी तो बहुत ही आसान था, मतलब इट इज लाइक फर्स्ट क्लास की मैथमेटिक्स और क्लास 12 की मैथमेटिक्स, इतना फर्क था। लेकिन उस एक महीने में मैंने ये जान लिया कि दिस लाइफ इज फॉर मी, दैट आई कैन डू दिस, राइट। मेरे को आई बिकेम एन अपॉइंटमेंट ऑल्सो, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द यंगेस्ट। और जब मैं वापस आया तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होके आया, और मैं श्योर था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो आई विल गेट सिलेक्टेड। एंड देन ऑब्वियसली क्लास 11 12 के साथ मैंने एनडीए एग्जाम की पढ़ाई शुरू की। एंड मेरे क्लास 12 में व्हेन आई अप्लाइड इट बिकेम मैंडेटरी कि तुमको क्लास 12 होना जरूरी था टू ज्वाइन एनडीए। बिफोर माय टाइम क्लास 11 के भी लोग थे। सो मैंने आई वर्क हार्ड, आई अपियर्ड फॉर द एनडीए, गॉट सिलेक्टेड। एंड उसके बाद एसएसबी के लिए गया। एसएसबी में ऑल्सो लकीली आई got selected, and then went for my medical, cleared the medical, and then yes, joined the NDA, and here I am. 1988, 7th July, I joined NDA, 31st July 2015, 27 years I spent in uniform. So not many people know this, but NDA is known for its innovation. So what is the most innovative punishment you have received or seen in NDA? What is the most innovative? Everything I did was innovative. Okay. Uh, Things like Maharaja, Seventh Heaven, and so on and so forth. They are all different, right? I would call it punishment. I would call it something like, if you do something wrong or you exceed a brief or you don't do what is supposed to be done, they would make you do things to let you know, right? That young man, you need to do the correct thing, or this is what is the standard you need to meet. ओके। तो उसके चक्कर में क्या, उसको मैं पनिशमेंट नहीं बोलूंगा, वो सीनियर्स या जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स या पीटी इंस्ट्रक्टर्स या इवन बाकी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे, वो आपसे कराते थे आपको मेंटली और फिजिकली टफ करने के लिए, राइट। अभी जैसे सेवेंथ हेवन है, तो अब आई डोंट नो अगर आपने इंडिया की फोटोज देखी है, जो स्क्वाड्स में जो रूम्स होते हैं, तो रूम्स के ऊपर एक जाली होती है, राइट। तो जाली में ऐसे करीबन 15-20 ऐसे स्क्वायर्स हैं इन लाइन। तो सेवेंथ हेवन एक पनिशमेंट होता है, जब आपको कोई सीनियर बोलता है सेवेंथ हेवन, तो आपको जंप करके जो सातवां ग्रिल का लाइन है उसके ऊपर जाके लटकना पड़ता है, और उसके ऊपर लटक के खड़े रहना पड़ता है, ठीक है। सो इट इज टफ। या फिर देयर इज टू बी, जैसे अभी एकेडमी में बोलते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉरिडोर ऑफ अ स्क्वाड्रन, ठीक है। तो नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे, मीटर्स, फीट, बट हमको याद है 52.5 फ्रंट रोल्स, राइट। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। सो ऐसे काफी सारी चीजें होती है जो अलग होती है, बट इट इज डिजाइंड वो आपको टफनेस के लिए। क्योंकि याद रखो, जब मैंने एनडीए ज्वाइन किया तो मैं 18 साल का भी नहीं था, स्कूल से बाहर निकला हुआ एक स्कूल किड, 3 साल में ऐसी ट्रेनिंग करके ही शुड बी रेडी टू बिकम अ सोल्जर। दैट इज द चेंज। वो टास्क होता है इंस्ट्रक्टर्स का या सीनियर्स का। सो ये दिस इज द काइंड। सो मैं उसको पनिशमेंट नहीं बोलूंगा, बट हाँ, मतलब इनोवेशन इज अनलिमिटेड, राइट। मतलब इफ यू रियली वांट टू सी व्हाट इज इनोवेशन, एकेडमी में चले जाओ 2-3 दिन के लिए, और आपको तो लगेगा कि पता नहीं दुनिया के सारे साइंटिस्ट इधर जमा हो गए क्या। So if you like to revisit one moment from each term, what would those be, sir? I would revisit every moment from every term. I would like to go through India all over, all and all over again, because there are innumerable memories। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारे पास डिजिटल फोटोग्राफ्स नहीं थे, ठीक है। वो कैमरा में रोल होता था, फोटो खींचते थे, और जब 36 फोटो खत्म हो जाते थे तो आप जाते थे डेवलपिंग के लिए एक स्टूडियो में, और तब पता लगता था कि कुछ फोटो आई नहीं है। एंड इट वाज एक्सपेंसिव, पैसा लगता था बहुत ज्यादा। आजकल के दिन बस क्लिक करते रहो, नहीं आया तो फिर से रिपीट करो या 10-12 फोटो ले लो, बेस्ट रख लो। बट जैसे फर्स्ट टर्म में, द फर्स्ट थिंग वाज, जब हम एकेडमी पहुंचे तो सबसे पहले लोग आए थे मस्त अच्छे वाले हेयर कट लेके, लंबे बाल एंड ऑल दैट स्टफ। विद इन अ मैटर ऑफ 2-3 आवर्स सब लोग वैसे ही दिख रहे थे। सो दैट इज द फर्स्ट झटका देती यू गेट कि यार ये हमको क्या बना दिया, मतलब एब्सोल्यूट। इफ यू सी फोटोग्राफ्स ऑफ दैट टाइम, ऑफ कोर्स आजकल भी इट इज द सेम थिंग। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, वो सबसे पहले था कि एवरीबडी हैज टू बी सिमिलर, राइट। सो दैट वाज इट। सेकंड टर्म में आई लैंडेड अप इन हंटर्स कॉर्न, व्हिच इज सपोज्ड टू बी द टफेस्ट कॉर्न, और दैट इटसेल्फ वाज अ, नो, यस, सीक्रेटली आई एस्पायर्ड, मैं, मेरा एस्पिरेशन था कि मैं हंटर्स कॉर्न में जाऊं, बिकॉज लोग कहते थे कि टफेस्ट कॉर्न है, ठीक है। और मेरी किस्मत अच्छी थी, जैसे मैंने बोला कि मैं एनडीए में भी सिलेक्ट हो गया, हंटर्स कॉर्न में मिल गया। सब्सिक्वेंटली करियर में मैंने फाइटर्स के लिए आई हैव ऑलरेडी ड्रीम्ड एंड आई गॉट फाइटर्स। तो ये समटाइम्स जो एक कहावत है ना कि इफ यू रियली वांट समथिंग बैडली, इवन गॉड ट्राइज टू हेल्प यू टू अचीव इट। ओके। थर्ड टर्म में आई बिक no, third term I had, it was not easy for me to do cross country and all that stuff, so it was tough.
फोर्थ टर्म में one odd memory check and say is I was a corporal right throughout the term. Normally क्या होता है, you're a corporal for about a month and a week or so. So I was a corporal all throughout. Fifth term I became a sergeant, got D stripe, became a sergeant again. Okay. Sixth term I became a divisional cadet captain. So these are just small things that happen. But अगर memories करोगे तो पूरी, आप मेरे साथ अगर एक हफ्ता भी बिताओगे तो मैं मेमोरीज बताना खत्म नहीं कर पाऊंगा. Yes, it is quite memorable. So, so after completing your training at NDA, you went for 141 pilot course at BFTS. So how was करेक्ट. the learning the art of flying for you? तो एनडीए के बाद आई वेंट टू बीएफटी इलाहाबाद 149 पीसी पायलट कोर्स. फ्लाइंग एकदम अलग चीज है, ठीक है. लोग बोलते हैं कि आई लव टू फ्लाई, बट जब तक आप कॉकपिट में नहीं बैठे हो, यू डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली फ्लाइंग. यस, यू हैव एन अट्रैक्शन फॉर फ्लाइंग, ठीक है. सो द फर्स्ट सॉर्टी तो मुझे अब तक याद ही नहीं है हुआ क्या था. राइट, सॉर्टी करके आ भी गए और मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या है. बट यस, द जब मैंने जिंदगी में पहली बार एक सॉर्ट ऑफ एन एविएटर्स एक्सपीरियंस जो देखा था, वो स्कूल में था, जब एक पैरासेलिंग करके चीज होती है, जब जीप के पीछे पैराशूट बांध के आप ऊपर हवा में खींचते हो एंड देन यू कम डाउन. सो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए मेमोरेबल रहा है. सो ऑब्वियसली दैट फीलिंग जो थी मेरे अंदर, वो मुझे फिर से करनी थी, एंड दैट्स व्हाट फ्लाइंग गेव मी. इट इज नाउ 34 years, बट आज भी हर फ्लाइट मेरे लिए एक, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. So flying is challenging. It is not like civil aviation. Like I know flying club, you can keep flying till the time you finish your license. Udhar it is very time bound. ठीक है, देर इज अ लिमिट बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ टैक्स पेज मनी. ठीक है, तो अगर आप उस सॉर्टीज में अगर आप सोलो नहीं कर पाते हो, तो आपको एक या दो चांस देंगे, उसके बाद आपको वापस घर भेज देंगे. ठीक है, सो वो एक बहुत, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड. तो इट वॉज नॉट ईजी. आसान नहीं है, होता नहीं आसान, ठीक है. बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज जब आप रियली मेहनत करके आप कुछ अचीव करते हो तो सेटिस्फैक्शन इज अनमैच्ड. So what was your reaction after completing your after doing your first solo? And so what were the challenges that you faced while learning the flying? सो लॉट ऑफ चैलेंजेस लर्निंग में, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज सी इट्स अ फ्लाइंग जो आपने जिंदगी में कभी की नहीं है. ठीक है, अगर आप कोई एथलीट भी बन जाते हो, या कोई सिंगर बन जाते हो, या एक्टर बन जाते हो, या कुछ भी कर लो आप करियर में, ये सब चीजें ना आप रेगुलरली देखते हो या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है. किसी कॉकपिट में बैठना और फ्लाई करना, आप पैसेंजर की तरह भी फ्लाई कर सकते हो, लेकिन आप कॉकपिट के अंदर बैठ के कभी फ्लाइंग आपने की नहीं. आजकल तो ठीक है, देर आर गेम्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आप थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ऑन अ स्टेबल सीट विथ नो थ्री डायमेंशनल इफेक्ट्स. करेक्ट. उसमें द मोमेंट द एयरक्राफ्ट गेट्स एयरबॉर्न, द स्मेल ऑफ फ्यूल दैट कम्स इन, व्हिच वाज देयर इन द एचपीटी 32, नो, यू गेट डिसोरिएंटेड. आपको ये भी नहीं समझ आता कि लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है. अगर आप सिंपल मैथमेटिकल टेबल भी बोलने के लिए बोलोगे तो आप भूल जाओगे. सो कंप्लीटली एलियन एटमोस्फियर जो कहते हैं ना, तो जो आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं है, दैट इज द एटमोस्फियर दैट यू फेस. ठीक है. सो द बिगेस्ट चैलेंज उसमें क्या होता है कि टू बी एबल टू डू थिंग्स सिंपली, प्रैक्टिकली, रिमेंबर, याद करना जो आपको पूरा सिखाया गया है, उसके चेक्स एंड प्रोसीजर. जैसे अभी मैं सिविल फ्लाइंग करता हूँ, सिविल फ्लाइंग में सब कुछ रिटर्न है, आप पढ़ के एक्शंस कर सकते हो. उसमें वैसे कुछ है ही नहीं. यू कांट रीड फ्रॉम समवेयर, नो, सब मेमोरी से होना चाहिए. टेक्निकल पैरामीटर्स, प्रोसीजर्स, इमरजेंसीज, पैरामीटर्स, सब कुछ याद करना है, और कोई गलती नहीं हो सकती. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टेक ऑफ स्पीड, मिनिमम टेक ऑफ स्पीड एक एक्स है, और आप उससे पहले टेक ऑफ करने की कोशिश करोगे तो एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होते ही नीचे गिर जाएगा. राइट, स्टॉल स्पीड है द मिनिमम स्पीड जो एयरक्राफ्ट की होनी चाहिए टू स्टे इन द एयर. आपको याद होनी चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए कि मेरे को क्या करना चाहिए इसकी स्पीड उसके ऊपर रखने के लिए. अगर आपने नहीं किया तो द एयरक्राफ्ट विल स्टॉल एंड अगेन यू विल गेट इनटू प्रॉब्लम. सो challenges in aviation, and even today there are challenges in aviation. एविएशन एक चीज है जिसमें एवरी डे यू हैव टू परफॉर्म, डे इन एंड डे आउट. इवन इफ मैं आज अगर 4 फ्लाइट्स कर रहा हूं दिन में, हर फ्लाइट में आई हैव टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. उसमें कुछ 97 98% नहीं है, उसमें 100% ही होना जरूरी है, बिकॉज इट इज लाइव्स. राइट, आज तो ज्यादा लाइव्स है. हर बार मैं फ्लाई करता हूं तो 180 पैसेंजर या 216 पैसेंजर, 4 या 5 क्रू, और मैं. दैट इज द नंबर ऑफ लाइव्स एक पायलट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उसके लिए जो मेहनत करनी होती है वो अनलिमिटेड है.
तो चैलेंजेस तो अनलिमिटेड, यू विल हैव फेलियर, टेक्निकल फेलियर होगा, वेदर होगा, नो, रनवे सरफेस खराब होगा, रेडियो खराब होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट जैसे एकेडमी में एनडीए में सिखाते हैं ना, राइट, द डिफिकल्ट इज टू बी डन इमीडिएटली, द इम्पॉसिबल टेक्स अ लिटिल वाइल लॉन्गर। ओके, तो ये मोटो होना चाहिए कि इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस, और दुनिया में ऐसी कोई चैलेंज नहीं है जो भगवान ने बनाई है कि वो आपको एक इंसान को बोले कि ये तेरे सामने चैलेंज है, तू कर ही नहीं पाएगा, है ना। अगर भगवान ने एक चैलेंज बनाया है तो ऑब्वियसली ही एक्सपेक्ट समबडी टू ओवरकम इट, तो व्हाई नॉट यू? सो यू शुड टेक इट दैट एज अ चैलेंज। So can you share some funny moments or memorable moments जो आपने VFTS में जो आप थे? Oh, lots of funny moments. I remember हम, obviously I was only 20, 21 and I was a senior cadet of the course. There were two squadrons. तो एक बार क्या हुआ कि जिस अभी वी टू स्टे इन हैंगर, अंदर रूम्स थे, तो हैंगर में पानी नहीं आया। ठीक है, अब पानी नहीं आया तो वी कुडंट गेट रेडी। फौज में तो यू हैव टू गेट रेडी, तो मेरे को ऐसे ही मेरे कोच ने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, यू मस्ट टेल द सीएफआई कि हम आ नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने फ्लाइट कमांडर को बोला सर वी कांट कम बिकॉज देयर इज नो वाटर। और उस टाइम पे तो फ्लाइट कमांडर ने कुछ बोला नहीं। जब मैं वापस गया फाइनली, जब पानी आया और जब बैठे तो उसने बोला, ही सेड यंग मैन, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ लीडरशिप दैट यू सेज वी कांट कम फॉर वर्क इफ देयर इज नो वाटर। ओके, सो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स लाइक दैट। और एक बीएफटीएस में जो हैंगर था उसके पीछे एक बास्केटबॉल कोर्ट था, एंड उधर हम ऑब्वियसली बास्केटबॉल भी खेलते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि रोज, लाइक आई सेड, नंबर ऑफ फ्लाइट्स टू डू योर सोलो और टू परफॉर्म बहुत लिमिटेड होती थी। तो काफी सारे लोग ग्राउंड होके घर जाते थे। ठीक है, तो और वाट तो सबकी लगती थी। तो रोज शाम को उधर बैठते थे और हम डिस्कस करते आज मेरी वाट कैसे लगी। हम उसको बोलते थे दुखी जनसभा। हर एक बंदा आके बताता था कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तो ऐसे लाइक ऐसे ना इंसिडेंट्स तो इन्यूमरेबल हैं। ठीक है, सो समटाइम्स सम थिंग्स कम अप, कुछ और बोलोगे तो कुछ और याद आ जाएगा। सो ऐसे है। So can you in brief tell us on what all squadron you served and what all variants of MiG-21 you flew? Okay, so I have served primarily 101 squadron, 108, 35 and 21, ये चार स्क्वाड थे। मैंने 101 में चार 10 years की, विच इज अ वेरी रेयर थिंग एयरफोर्स में ना, सेम स्क्वाड में चार बार 10 year करना। बट मेरी किस्मत अच्छी, मैं एक ही स्क्वाड में चलते गया। और 101 इज ऑल्सो नोन एज फॉल्कन्स ऑफ छम्ब एंड अखनूर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड स्क्वाड्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, सो आई प्राइमरली मैंने मिग 21 उड़ाए हैं, ऑल द वेरिएंट्स, प्लस द बाइसन इन फाइटर्स। देन आई हैव ऑब्वियसली HPT, Kiran, Ishkra, the Hawks, two types of microlights, then the Ardhra glider in NDA. So various types of aircraft in the Air Force I have flown. But obviously, So, my favorite is the MiG-21. Nothing like that was ever existed, does not exist, and will not exist in this universe. so can you walk through us an average day in life of fighter pilot? What it is like? Okay, so I can tell you what obviously the average day that जो मेरी जिंदगी में था। ठीक है, सो उस टाइम पे लकीली इन द इनिशियल पार्ट हमारे पास सोशल मीडिया वगैरह कुछ था नहीं, एंड वी वर मच मोर हैप्पियर टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बिकॉज वी वर मच मोर टुगेदर, राइट, बिकॉज हम सारे एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो नॉर्मली क्या होता था कि अर्ली मॉर्निंग ब्रीफिंग होती थी, समटाइम्स 5 o'clock, 5:30, बट अर्ली मॉर्निंग ऑलवेज। ठीक है, अब ब्रीफिंग के लिए चले जाओ, ब्रीफिंग के टाइम पे आपको एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वेदर, कम्युनिकेशन, सबकी ब्रीफिंग होती थी। फिर टेक्निकल जो एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी उसकी ब्रीफिंग होती थी। फिर एक सीनियर पायलट आपको कोई इमरजेंसी पूछता था, फिर एक्शंस यू हैड टू डिस्क्राइब। फिर कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट डिस्कस करते थे कि ये एक्सीडेंट हुआ था, इसमें ये लेसन है, ताकि यू रिमेंबर, यू डोंट कमिट द मिस्टेक। देन सम न्यू ऑर्डर वुड बी रेड आउट, एंड देन आफ्टर द ब्रीफिंग, ये जनरल ब्रीफिंग होती थी। उसके बाद मिशन ब्रीफिंग होती थी कि अब जैसे सपोज आई एम फ्लाइंग अ मिशन, आई कुड बी फ्लाइंग अ सिंगल एयरक्राफ्ट मिशन, टू एयरक्राफ्ट, चार एयरक्राफ्ट या 8 एयरक्राफ्ट। तो ये अगर सिंगल एयरक्राफ्ट है तो कोई सुपरवाइजर मेरे को ब्रीफ करता था कि तेरे को आज एक्सरसाइज में ये करना है। टू एयरक्राफ्ट है तो लीडर ब्रीफ करता था, फोर एयरक्राफ्ट में अगेन लीडर वुड ब्रीफ। ठीक है, सो ये ब्रीफिंग होती थी। एंड देन ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग एक कप चाय पियो या एक कपल ऑफ सैंडविचेस, वो रोज हमेशा बनते थे। एंड देन यू गो फॉर अ फ्लाइट, कम बैक, फिर एक यू हैव योर डीब्रीफ, ब्रेकफास्ट, एंड देन फ्लाई अगेन। ठीक है, सो दिस वुड टेक टिल अबाउट 1:30, 2 o'clock। और हर फ्लाइट के बाद यू हैव टू राइट अ बुक, जिसको ब्लू बुक कहते हैं, जिसमें उस पूरी फ्लाइट की क्या आपने सीखा, क्या किया, कुछ लेसन लर्न, किसी से सिखवाओ, कि पूछो कि सर ये सब हुआ तो कोई बताएगा कि ये ठीक है नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
एंड देन दिस वुड कंटिन्यू, लंच करके यू वुड सिट इन द स्कॉन, फिनिश ऑफ सम वर्क, कुछ और ड्यूटीज होती थी, सेकेंडरी ड्यूटीज, लाइक जैसे ऑफिसर्स मेस है, तो यू आर अ मेंबर ऑफ द ऑफिसर्स मेस, कि आप यू आर लुकिंग आफ्टर से फूड और बार और मेसिंग और एंटरटेनमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो वो काम होता था, या स्टेशन में और कोई काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो सब करके आप वापस आते थे करीबन 4:30 5 बजे, चाय वाय पी के फिर आप खेलने चले जाते थे। तो 7 7:30 8 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं होता था, वी वुड प्ले, कम बैक, हैव अ शावर एंड देन स्ट्रेट इनटू द बार, राइट? सो देन वी वुड स्पेंड टाइम इन द बार मीटिंग पीपल फ्रॉम अदर स्क्वाड्स, दूसरे स्क्वाड से या स्टेशन से, मिसाइल स्क्वाड से वगैरह, उनसे टाइम स्पेंड करके एंड देन जनरली 10:30 11 बजे तक गो बैक टू योर रूम। ठीक है, यस, लकीली हमारे पास टीवी था, बट ज्यादा कुछ था नहीं उसमें, वही एक डिश केबल टीवी होता था लोकल, उसमें कुछ चैनल्स आते थे, थोड़ा बहुत देख लिया, कुछ सीरियल आते थे, अंग्रेजी सीरियल, हिंदी सीरियल, जैसे ये जो है जिंदगी या नुक्कड़ एंड ऑल दैट स्टफ, तो कभी कभी देख लिया एंड देन ऑब्वियसली गो टू स्लीप, बिकॉज आपको फिर सवेरे उठना पड़ता था। ये जनरल पैटर्न होता था। ठीक है, बट इसमें चेंजेस हैं, आजकल टेक्नोलॉजी अलग है। ठीक है, सो ऑब्वियसली दैट इज द जनरल पैटर्न, बट फ्लाइंग स्क्वाड में आप स्क्वाड में करीबन दिन में एटलीस्ट 8 10 घंटे बिताते थे, अपने स्पोर्ट्स फील्ड में 2 3 घंटे बिता लो, वर्किंग डे पे, वीकेंड पे ऑब्वियसली कोई फेयरवेल पार्टी हो गई या किसी का वेलकम हो गया, थिंग्स लाइक दैट, या किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है। सो दिस इज द जनरल वे। एम क्या था कि शाम के जो इवेंट्स होते थे वो सबको एक साथ स्पेंड करने के लिए, ताकि वो टीम वर्क, कोहेजन, ठीक है, वो बिल्डअप हो, एंड जो फौज के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। It's quite a hectic routine, not easy. हाँ, इट इज फौज इज नॉट मेंट फॉर द लाइट हार्टेड और द गाय हुज नॉट कमिटेड। ठीक है, यू हैव टू बी कमिटेड, लाइक आई सेड, मैं आज भी कहता हूँ, फौज इज नॉट अ करियर और अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये आपको उस तरह से जीना जीना सीखना चाहिए, और वही आपकी जिंदगी है। यूनिफॉर्म और जो यूनिफॉर्म लोग हैं आपके साथ, वो आपकी जिंदगी है। So, can you recount any particular intense combat situations or missions that tested your skills and decision making as a fighter pilot? इन्यूमरेबल, मतलब इन्यूमरेबल डिसीजंस। फ्लाइंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फ्लाइंग इज इनहेरेंटली डेंजरस एंड रिस्की, है ना? इफ गॉड वांटेड मैन टू फ्लाई, ही वुड हैव गिवन हिम विंग्स लाइक द बर्ड्स हैव, करेक्ट? बट यू डोंट हैव विंग्स, तो व्हेन यू आर फ्लाइंग, यू आर डूइंग समथिंग which is not designed by nature, correct? So there will always be risk. The moment there is a risk, there is a challenge. ठीक है, सो चैलेंजेस आर इन्यूमरेबल, ऐसा कोई पायलट नहीं होगा, मिलिट्री, सिविल, वाइदर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी काइंड, और इवन अ यूएवी पायलट, ठीक है, हु हैज नॉट फेस्ड अ चैलेंज, उसको चैलेंजेस 100% आएंगी। एंड दैट इज वाई ये प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है। कभी ब्रेक फेलियर हो गया, कभी हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, कभी कुछ इंजन में प्रॉब्लम हो गई, कभी बर्ड हिट हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, सिस्टम फेलियर हो सकता है, तुम रेंज के लिए गए हो, बॉम्ब ड्रॉप हुआ, नहीं हुआ, वो बॉम्ब को वापस ले आए, तुम्हारा लैंडिंग वेट रिस्ट्रिक्शन है। So there are innumerable challenges. Yes, some of the challenges that I can remember is when I was going to Nasik for a no overall, and my aircraft had a hydraulic failure. I don't know how I managed to land and survive. Or a case when my power was stuck at 87%, 87% से नीचे पावर आ नहीं रहा था। अब आप कंपेयर करो कि आप बाइक या कार चला रहे हो, ठीक है, और आपका एक्सीलरेटर स्टक हो जाता है और आपको रोकना है, और वो रोड एंड हो रही है, ऐसे नहीं है कि अनलिमिटेड रोड है, रनवे तो 3 किलोमीटर का ही है, तो रनवे एंड होने से पहले आपको जहाज को रोकना है। ठीक है, सो लकीली मैं रोक पाया उसको। सो ऐसे बहुत चैलेंजेस है, या बर्ड हिट हो गया है, तो बर्ड हिट में देयर इज अ प्रॉब्लम, इंजन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो या द वर्स्ट इज, अगर आप फॉर्मेशन के लिए किसी और यंगस्टर को ले गए हो और उसके जहाज में खराबी हुई है, तो उसको साथ में लेके आना, दैट इज अ बिगर चैलेंज। अपना जहाज तो ठीक है, तेरा अपना खुद का जहाज है, यू कैन हैंडल, बट जब आप किसी यंग इनएक्सपीरियंस पायलट को एक मिशन के लिए लेके जाते हो और उसके जहाज में खराब हो जाता है, तो गेट हिम बैक ऑल्सो। वर्स्ट इज, अगर उसका रेडियो फेल हो जाए, तो आपको हैंड सिग्नल से उसको बताना है, उसको वापस रनवे पे लेके आना है, एटीसी को भी बताना है, उसको भी बताना है क्या करना है। सो चैलेंजेस तो आर अनलिमिटेड। So these are some of the challenges and this keep happening even now। जब सिविल एविएशन में एक बार मेरा हाइड्रोलिक फेलियर हो गया था, जब मैं 180 पैसेंजर को लेके जा रहा था 35,000 की फुट पे, ऑब्वियसली एक मेजर इमरजेंसी हाइड्रोलिक फेलियर, क्योंकि आपके कुछ सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, ब्रेक्स आर रिस्ट्रिक्टेड, या जो व्हील्स है वो नॉर्मल सिस्टम पे नहीं आते, उसको इमरजेंसी में नीचे करना पड़ता है, वेदर होता है, सो देर कैन बी एनी नंबर ऑफ केसेस।
So you did 3, 4 scrambles, and so can you recount what happened during those? And did you get in any combat situations with adversaries? सी स्क्रैम्बल्स तो आर अ नेचुरल थिंग, ठीक है। अगर आप फाइटर्स में और स्क्रैम्बल नहीं हुआ तो आपने आपने फाइटर फ्लाइंग की नहीं है, ठीक है। तो स्क्रैम्बल्स आर अनलिमिटेड। कभी तुम, यू मे नॉट एक्चुअली स्क्रैम्बल बट यू आर ऑन अ स्क्रैम्बल, बट दे विल आस्क यू टू गेट एयरबॉर्न टू चेक कि यार देयर इज सम सस्पिशियस एक्टिविटी समवेयर। सो इट मे नॉट बी एन एक्चुअल स्क्रैम्बल बट इट विल स्टिल बी अ कॉम्बैट सिचुएशन, राइट। क्योंकि एवरी स्क्रैम्बल दैट यू डू, वो मैं इसलिए कॉम्बैट सिचुएशन बोलता हूँ बिकॉज एक तो आप एक अननोन टारगेट की तरफ जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वो टारगेट में कुछ वेपन्स है नहीं है, करेक्ट। तो इट इज अ ब्यूटीफुल सिनर्जी जो पायलट और रेडार कंट्रोलर के बीच में है, क्योंकि रेडार कंट्रोलर दोनों को देख सकता था। आजकल तो ऑफकोर्स एयरक्राफ्ट आर सो फार सुपीरियर, रेडार इतने अच्छे हैं कि आपको 100, 60, 70 किलोमीटर से आप एनिमी टारगेट्स देख सकते हो। जो हमारे जहाज थे उसमें इतना दूर था नहीं, मैक्सिमम 20 किलोमीटर रेंज था। तो आपको रेडार कंट्रोल पे बहुत डिपेंड करना पड़ता था कि वो आपको सही एंगल से ले जाए, क्योंकि आपको नहीं पता था उसको कौन सा जहाज है। अगर उसका रेडार ज्यादा अच्छा है और आपके सामने आ गए तो वो आपको शूट डाउन करेगा। तो द रडार कंट्रोलर का और पायलट का ऐसा सिग्नेचर होता था। द ब्यूटी ऑफ द रडार कंट्रोलर ये था कि वो आपको हिडन ट्रैक से लेके आएगा और उसके पीछे लेके आएगा, एंड देन आप उसको अटैक कर सकते हो। सो दैट इज अ स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल ये होता है कि आप दो पायलट या एक पायलट जहाज के पास या जहाज के अंदर बैठे हो, डिपेंडिंग ऑन स्टैंड बाय 2, 3, 5 और 15। 2, 3, 5, 15 इज मिनट्स, ठीक है। अगर स्टैंड बाय 15 है मतलब जब से आपको स्क्रैम्बल ऑर्डर मिलेगा 15 मिनट्स में यू शुड गेट एयरबॉर्न, ठीक है। जब एकदम पीस है, कंफर्ट है या वेदर खराब है, आपको पता है कोई थ्रेट नहीं है, तो 15 हो जाता है। फिर कभी 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्टैंड बाय 2 या 3 इज की थ्रेट इज इमिनेंट, फिर आप जहाज में बैठे हो पूरे तैयार, ठीक है। सो तो जैसे ही वो स्क्रैम्बल ऑर्डर, जैसे रेडार देखेगा कोई हॉस्टाइल ट्रैक है, वो स्क्रैम्बल बोलेगा। जैसे ही स्क्रैम्बल बोलेगा 2 या 3 मिनट्स में आपको एयरबॉर्न होना है, उसको कांटेक्ट करना है, वो आपको टारगेट की तरफ गाइड करेगा, ठीक है। एंड वंस ही गाइड्स यू देयर, उसके बाद ही हेल्प यू टू विजुअली और ऑन द रेडार पिक हिम अप। जैसे आप पिकअप करोगे ही विल हैंड ओवर द टारगेट एंड से क्लियर टू एंगेज। फिर आपकी फ्लाइंग टेक्निक है, फ्लाइंग एबिलिटी है, हाउ यू एंगेज एंड हाउ यू शूट हिम डाउन। बट हमेशा स्क्रैम्बल इज नॉट मेंट टू शूट टारगेट डाउन। समटाइम्स क्या होता है कि जो सिविल एयरलाइंस है वो एयरवे से भटक जाते हैं, ठीक है। फिर आप उसको इंटरसेप्शन करते हो, तो एक इंटरनेशनल सिग्नल्स है, ठीक है, ताकि आप एयरलाइनर को कम्युनिकेट करो, बिकॉज वो किसी फ्रीक्वेंसी पे है, आप दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हो। तो आप जैसे अगर ये सिविल एयरलाइनर जा रहा है तो आप पीछे से आके उसके आगे जाओगे और विंग्स वैगल करोगे, ठीक है। जब आप विंग्स वैगल करते हो तो वो आप देखेगा, वो वैगल करेगा, फिर आप इंटरनेशनल डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे आओगे, उससे बात करोगे, या फिर देर आर डिफरेंट साइंस। अगर आप जैसे इधर हो और आप चाहते हो कि वो नीचे लैंड करे, तो आप अपने व्हील्स नीचे करोगे। जैसे ही आप व्हील्स नीचे करोगे उसको इंडिकेशन है कि यू टू लैंड हियर, ठीक है। अगर तब तक आपको पता लग गया या रिडार को पता लग गया कि नहीं ही इज नॉट अ थ्रेट, तो उस पोजीशन से आप बोलोगे कि आप अपने गियर ऊपर कर दोगे। तो जैसे ही गियर ऊपर कर दोगे तो उसको इंडिकेशन है कि यू कैन कंटिन्यू ऑन योर वे। सो ऐसे इंटरनेशनल सिग्नल्स हैं। तो हर बार स्क्रैम्बल इज नॉट मेंट टू शूट डाउन एन एनिमी। स्क्रैम्बल इसलिए होता है कि कोई भी अननोन एयरक्राफ्ट, अननोन एयर एक्टिविटी आपके कंट्री के एयर स्पेस में दिखी है, तो आप उसको इंटरसेप्ट करते हो। इंटरसेप्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसको शूट डाउन करते हो, आप उसके पास जाते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो हॉस्टाइल है तो यू विल शूट इट डाउन। जैसे कच्छ में हुआ था जब अटलांटिक को शूट डाउन किया था, ठीक है। याद रहा टाइम, जैसे सऊदीया को एक बार इंटरसेप्ट किया था, फिर पता लगा कि वो ड्रिफ्ट कर गया था, उसको कांटेक्ट किया, वो वापस ट्रैक पे आ गया, उसको बोला ओके कंटिन्यू होनी होगी। वो स्क्रैम्बल होता है। सर आपके पास कोई सिचुएशन आई है कि आप मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ आपका कांटेक्ट हो, जैसे कैट एंड माउस गेम होता है ना कि आपने रेडार लॉक दिया फिर उन्होंने रेडार लॉक दिया। नहीं, टच वुड, सिचुएशन। वैसा वैसा आई मीन इट इज इट, मतलब आई ऑलवेज कॉल इट अ मोमेंट ऑफ रिग्रेट कि ऐसा कभी हुआ नहीं। बट तब कभी ऐसे हुआ नहीं, बिकॉज इफ यू सी राइट फ्रॉम आफ्टर 71 द फर्स्ट टाइम एन एंगेजमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इज नाउ, राइट, अभी 7 to 10 में के बीच में, अदरवाइज देयर वाज नो एंगेजमेंट पर से। सो आपने एक बार क्या बोलते हैं, आई बिलीव इट वाज इन नान और नासिक कि आपने अनकॉन्शियस हो गए थे क्या बोलते हैं कॉकपिट के अंदर। सो कैन यू नरेट अस दैट हाँ इंसिडेंट, क्या हुआ क्या था एक्चुअल में? हाँ, सो ये हुआ कैसे कि इन 2019 आई जॉइंड एन एयरलाइन कॉल्ड एयर एशिया इंडिया, ठीक है। एंड एक दूसरा कलीग था जिसने हु हैड एक्चुअली वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेविंग माय लाइफ,
वो एटीसी में था, इट्स कॉल्ड क्रैश फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू, CFFR, उसमें वो काम करता था। तो ही वॉज ऑल्सो एट बैंगलोर एयरपोर्ट। एंड देन मैं उसको मिला अब 25 साल के बाद, एंड वी हैड अ कॉफी, और फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो थोड़ा वायरल हो गया, मुझे लगा ही नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा। तो हुआ क्या था कि 1994 में आई वाज फ्लाइंग मिग 21 इन आदमपुर। और जैसे आपको पता होगा कि जब फाइटर्स में फ्लाई करते हो तो आप एंटी जी सूट पहनते हो, है ना। तो एंटी जी सूट का एक एक्टिविटी कैसे होता है कि उसमें एयर प्रेशर आता है एक पर्टिकुलर इंजन के स्टेज से। तो जैसे ही आप जी फोर्सेस इंक्रीज करते हो तो वो एयर जाता है जी सूट में और जो ब्लो अप होता है, ठीक है, फिल्स अप द जी सूट, उसके चक्कर में आपका ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में रहता है ताकि आप कॉन्शियसनेस न लूज करो, ठीक है। बट दैट एयर इज हॉट। तो हुआ क्या था, आई वाज फ्लाइंग, एक कुछ 4 साढ़े 4 जी का मैं हार्ड टर्न कर रहा था और सडनली दैट कनेक्शन ब्रोक, और कॉकपिट में कंटिन्यूस हॉट एयर आ रही थी। इट वाज सो हॉट दैट इट इज अनबेरेबल, राइट। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मिग 21 इज कि उसका एयर कंडीशनिंग इज प्रीटी पुअर, इट डज नॉट हैव अ कोल्ड सेटिंग पर से। जो कहते हैं कोल्ड है, लेकिन इट डज नॉट गिव यू एनी कोल्ड एयर। So I had to do an emergency landing, but by the time I landed back, it was so hot. Then when I came to a stop, I was nearly unconscious. I could not get out of the cockpit. तो रनवे के साइड में एयरक्राफ्ट रुका था, एंड देन दिस CFFR had come, और फिर इस बंदे ने बाहर से कैनोपी खोल के मेरे को अपने शोल्डर्स पे उठा के लेके आया था, एंड देन दे टेकन मी टू द हॉस्पिटल डायरेक्टली। सो दैट वाज वन इंसिडेंट। तो वो मैंने ऐसे ही जनरल लिखा कि मेट मिस्टर मनोज पुन्ना आफ्टर आफ्टर 25 years आफ्टर ही नो सेव माय लाइफ फ्रॉम अ मिग 21 कॉकपिट। तो वो एक छोटा सा, आई जस्ट रिटन अ ब्रीफ नैरेटिव ऑन दैट, एंड देन इट हैड बिकम वेरी वायरल एंड लॉट ऑफ पीपल हैड शेयर्ड इट। बट इट इज समटाइम्स नाइस टू मीट ऐसे लोगों को मिलने के लिए ना, बहुत सालों के बाद, जिन्होंने आपको हेल्प किया है। सो जैसे फॉर एग्जांपल फौज में एक सिस्टम होता था फाइटर स्क्वाड्स में, कि लेट अस से किसी ने इजेक्ट किया हो और सक्सेसफुल इजेक्शन हुआ हो, ठीक है। तो आपका जो पैराशूट है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरमैन जो ट्रेड्स होते हैं वो पैक करते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड SCW, ठीक है। सेफ्टी इक्विपमेंट जो सेक्शन है उसके ट्रेड्समैन होते हैं, so वो पैराशूट पैक करते हैं। सो इफ यू हैव अ सक्सेसफुल इजेक्शन, ऑब्वियसली उस बंदे ने पैराशूट बहुत अच्छी तरह से पैक किया, इसलिए आपकी आप अलाइव हो, राइट। सो उसको आप एक उन सेक्शन में जाके एक रम का क्रेट देते थे, for thank you for saving my life. So it is something like that. So there are nice customs you tend to thank people. Okay, there are times when I have flown, one call from a radar controller has helped me take a good decision and not a wrong decision. ऐसे बहुत बार हुआ है। One question that I want to ask, sir, ये कौन सा था Type 75 or was it Bison? And sir, one This more is thing that like in Type 75 we have SAU. So in MiG 21 Bison, so was this upgraded or it remained same? so the I had flown the Type 96 for a long time. The Bison I flew very little. The Bison is a completely upgraded aircraft. मतलब if you look at a Bison, the cockpit, the equipment, the avionics, except the engine and the airframe, बाकी सब कुछ डिफरेंट है, एवरीथिंग। उसमें ऑटो पायलट बहुत सुपीरियर है, उसमें प्रोग्रामेबल चीजें हैं, बियॉन्ड विजुअल मिसाइल्स है, रेडार बहुत अच्छा है, रेडार वार्निंग रिसीवर है। यू कैन मतलब एयरक्राफ्ट आप नेविगेशन ग्राउंड पे प्लान करके जाके एक डिश में एंटर करके आप नेविगेशन कर सकते हो। जीपीएस है, ठीक है। ऑटो अप्रोच है, मतलब आप अपने आप बिना किसी असिस्टेंस के, विदाउट अ रडार कंट्रोलर, आप कोऑर्डिनेट्स डाल सकते थे रनवे की बिगिनिंग पे, एंड कम एंड फ्लाई एंड लैंड इन बैड वेदर। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट मशीन। So you once helped a pilot land when he was facing a distress situation in करेक्ट। cockpit. So can you narrate that situation? Give what tense situation? Like, you're not in control. The other person is in control, and ओके you have सो to be really careful. करना क्या है वहाँ पे हाँ, तो? सो व्हाट हैपेंस इज, इन द एयरफोर्स स्टेशन जहाँ पे ट्रेनिंग स्टेजेस होते हैं ना, तो जब आप किसी को सोलो क्लियर करते हो फर्स्ट टाइम व्हेन ही इज गोइंग सोलो, सो देयर आर टू पायलट्स हु आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आल्सो, अदर देन द पर्सन जिसने इसको क्लियर किया है सोलो। एक होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, वो जो मॉनिटर करता है इसका फ्लाइट पाथ और इसका रेडियो। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट जब ये वापस लैंडिंग के लिए आता है, ही इज कॉल्ड अप्रोच कंट्रोल पायलट, ACP, ठीक है। जो जहां पे रनवे पे लैंड कर रहा था उसके साइड में एक रनवे कंट्रोलर हट होता है, उधर वो बैठता है हेडसेट लेके, वो उसको अप्रोच करता है, मॉनिटर करता है पूरे अप्रोच में कि सही आ रहा है कि नहीं, राइट। तो एक बार आई रिमेम्बर, एक था एक कैडेट, एंड मैं फ्लाइट के लिए जाने वाला था, तो मेरा एक दूसरा कोर्समेट है, उसने मेरे को कॉल किया कि जल्दी से आ जाए इधर, एक बंदे को लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो मैं फटाफट उधर पहुंचा अपनी बाइक से लेके, मैंने रेडियो लिया और फिर ये
उसको पूरा डाउनविंड से कंट्रोल किया। ऑब्वियसली हुआ क्या था कि उसने एक अप्रोच अटेम्प्ट किया था और कुछ ठीक नहीं हुआ था, तो वो ही वेंट राउंड, गो राउंड किया उसने, फिर दूसरे में फिर गो राउंड किया, तो विद एवरी गो राउंड उसका पैनिक इंक्रीज होते रहा। तो बिगेस्ट चैलेंज इस टाइम पे क्या होता है कि पहले तो उसको कंफर्टेबली, उसको कामनेस दिलाने के लिए और उसको वो कॉन्फिडेंस देने के लिए दैट वो अपने आप से आराम से फ्लाई करके लैंड कर सकता है। तो जो गो राउंड किया जब तक आया तो वो बेस लेग पे था, उसको मैंने आर्टिकल्स देते गया, ओके नाउ आई कैन सी यू, वेरी नाइस, करेक्ट अप्रोच, चेक योर पावर, चेक योर स्पीड, उसके जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस, और वो जवाब देते गया। देन ही केम इन, आई सेड ओके रिड्यूस द थ्रॉटल, ओके टच डाउन, अप्लाई ब्रेक्स, और वो आराम से देन ही कैरिड आउट अ गुड लैंडिंग। जब वो वापस आया उसको हमने डीब्रीफ किया, एक और उसने डुअल चेक किया, उसके बाद ही वेंट ऑन टू डू वेरी वेल, ही पास्ड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, सो ये तो बहुत कॉमन चीज है, लॉट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स करते हैं इसको, so many times it happens, मेरे साथ भी हुआ। when I was flying as a my first solo, I did a hard landing. Next time when an instructor came, he just, when I flared out, he says hold the stick, close throttle. ठीक है, so these are tips जो हम देते हैं यंग पायलट्स को। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है अच्छे ज्यादा ऊपर फ्लेयर आउट किया तो उसको बोलते हैं गो राउंड, या ज्यादा फ्लेयर आउट ही नहीं कर रहा है, सेड ओके फ्लेयर आउट, या होल्ड द स्टिक, या क्लोज थ्रॉटल, या डोंट क्लोज थ्रॉटल, पावर कम मत करो। ये सारी चीजें होती है जो, ये बहुत ही कॉमन चीज है। सो आई एम श्योर हर इंस्ट्रक्टर ने किसी न किसी को कभी ना कभी टॉप डाउन किया ही है। So, so what is the most innovative tactics that you use in combat or in dogfight? सो एक, if you remember, एक कहावत है, it's not the bow and arrow that matters but the archer who makes the difference. Correct? That means you may have the best equipment, but if you don't use it correctly, और उसको सही तरीके से आपने यूज नहीं किया, तो वो बेस्ट इक्विपमेंट भी खराब हो सकता है। राइट? तो टैक्टिक्स, और ये भी कहते हैं कि अगर आप देखोगे जिन्होंने भी गैलेंट्री अवार्ड्स जीते हैं हिस्ट्री, नॉट ओनली भारत में या कहीं पर भी दुनिया में, उन्होंने ऐसा कोई एक्शन लिया है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। द मोस्ट ऑडेशियस एक्शन इज व्हाट कॉज दैट कैन चेंज द कोर्स ऑफ द बैटल। ठीक है, तो हर एक सोल्जर जो एक कोई कॉम्बैट सिचुएशन फेस करता है, वो एक स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे तो अनिमी को भी पता है कि स्क्रिप्ट क्या है। राइट? इफ यू सी दिस टाइम ओनली, जो 7 to 10th में जो इन्होंने जो एक्शन लिया है, मतलब इट इज सरप्राइज नॉट ओनली द एनिमी बट द एंटायर वर्ल्ड, कि ऐसे क्या इक्विपमेंट है भारत के पास कि उनका एक भी रॉकेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन कुड नॉट रीच द टारगेट सक्सेसफुली। करेक्ट? और ये चेंज होते रहता है। इट इज लाइक, अगर आप अपना घर सिक्योर करना चाहते हो तो आप एक पर्टिकुलर कुछ चीजें अपने इस घर के आसपास लगाओगे ताकि आपका घर सेफ रहे। जब आप ये करोगे तो एक थीफ विल ट्राई एंड डू समथिंग कि आपकी जितने भी आपके डिफेंसेस है उसको ब्रीच करे। जब आपको पता लगेगा कि थीफ के पास और कोई तरीका है, तो आप और एक डिफेंस बनाओगे। करेक्ट? तो ये चैलेंज चलता रहता है बिटवीन द एडवर्सरी एंड द डिफेंडर। ओके, तो आपके रूल्स है, कॉम्बैट के टैक्टिक्स हैं, मिसाइल्स एनवलप्स हैं, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन आपको अपनी तरफ से इनोवेट करने का हमेशा मौका है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा एक मिग 21 ने एक 27 फरवरी 2019, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, शॉट डाउन एन F-16 इन कश्मीर। राइट? अब दैट वाज, वो एक दुनिया को शॉक था कि एक मिग 21 ने एक F-16 को शूट डाउन किया। नाउ हाउ डिड दैट हैपन? Compared aircraft to aircraft, weapon to weapon system, radar to radar, the MiG-21 is a very, very inferior weapon. लेकिन this was a perfect synergy of the pilot and the radar controller कि वो he used the valley and came up silently and got behind and shot him down. ठीक है, so there are huge number of innovations, unlimited innovations. Like for example, a MiG-21 बना ही नहीं था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फोटो रेकी के लिए, लेकिन हमने इनोवेट किया उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फोटो रेकी करने के लिए। करेक्ट? तो टेक्निकल इनोवेशन, tactical innovation, no, the innovation by the pilot at that time in the air, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होती है। So, what has been the most memorable dogfight of yours? एक्चुअल कॉम्बैट नेवर, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, I mean, बट in अदरवाइज practice, like as well. प्रैक्टिस में तो बहुत सारे, आई स्टिल, मतलब एज अ ट्रेनी तो इन्यूमरेबल टाइम्स, क्योंकि हर बार आप किसी कॉम्बैट मिशन के लिए जाते थे, किसी इंस्ट्रक्टर के साथ आपके वो डीब्रीफ करता था। ठीक है, तो हाँ, वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग्स वाज जस्ट, हम एक हमारी एक इंस्पेक्टिंग एजेंसी होती है जो साल में 2 बार आती है। ठीक है, और तुम्हारे ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पे आपको चेक करती है। तो आई रिमेम्बर जब वो टीम आई थी, और
हमने वो मिशंस किए थे। दीज मिशंस होते हैं जो क्लोजेस्ट टू रियलिटी होते हैं, ठीक है, क्लोजेस्ट टू रियलिटी मतलब एक्चुअल। अगर आपके पास एयर टू ग्राउंड रेंज के लिए जाना है तो एक्चुअल आप रॉकेट या बॉम्ब डालोगे ग्राउंड पे ऑन द रेंज, ठीक है। तो मुझे याद है दिस वाज समवेयर इन 97 98, जब मिशन के बाद जो दासी इंस्पेक्टर जो था फॉर्मेशन में, उसने आके मुझे बताया था कि आई ही वाज, वो बहुत ही खुश हुआ था मेरे फ्लाइंग के साथ। या मुझे याद है जब पहली बार सू 30 भारत आए थे, ठीक है, तो मैं गया था एक 35 से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट के साथ, मतलब MiG-21 के साथ, और मैंने सू 30 के साथ फ्लाइंग क्लोज फॉर्मेशन किया था। तो पहली बार मैंने देखा था इतना बड़ा जहाज, सू 30 फॉर द फर्स्ट टाइम उसके साथ फ्लाइंग करना। एंड उस टाइम पर मेरे को याद है जो उनका जो कमांडिंग ऑफिसर था, आने के बाद डीब्रीफ में उसने कहा था मुझे कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्लोज फॉर्मेशन जो कि इसने कभी देखा था। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही सेटिस्फाइंग लगती है, बिकॉज नॉट दैट इट इज जस्ट फॉर अचीवमेंट, क्योंकि आप सारी जिंदगी उसी के लिए मेहनत करते हो, ठीक है। और जब कोई आपको बोलता है कि यस जो आपने किया है इज द सम टोटल ऑफ जो आप सीखे हो, तो काफी सेटिस्फाइंग लगता है। So can you share some tough moments during formation flying? Because formation flying is not easy. What people think कि गलत है, दो जहाज एक साथ जा रहे हैं, but वो constantly change करते रहता है, and it is a quite dangerous situation कि कुछ mistake कर लिया, इधर उधर देख लिया आपने, some big thing can happen. Can you share enlighten that on us? So the, so the biggest challenging moment in close formation is because आप जब फॉर्मेशन कर रहे हो ना, तो यू आर लुकिंग एट हिम ऑल द टाइम, ठीक है। आप दूसरे लेट्स से मैं, अगर आप हम दोनों फॉर्मेशन कर रहे हो, आप लीडर हो, तो मैं आपकी तरफ देख के मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरे जहाज के पैरामीटर्स क्या है, स्पीड क्या है, पावर क्या है, हाइट क्या है। जो वो कर रहा है मैं वो कर रहा हूँ बस, ठीक है। बट सबसे चैलेंजिंग मुझे लगता है इज अ पेयर टेक ऑफ, क्योंकि आप रनवे पे एक साथ टेक ऑफ कर रहे हो। थोड़ा अगर आपका एरर हुआ, या तो आप पीछे रह गए तो उसके वेग में आ जाओगे, राइट, या उसके पास आ गए तो उसका जो इफेक्ट होता है एरोडायनेमिक डाउनवॉश का, वो आपके जहाज में आ सकता है, आप यू मे नॉट गेट एयरबोर्न। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज आई फील। एंड क्लोजर, अगर आप आ रहे हो, अगर आप लीड कर रहे हो, पीछे से वो हाई स्पीड में आ रहा है आपकी तरफ, तो आपको यू स्टिल हैव टू मेंटेन योर पोजिशन एंड होप लाइक हेल कि वो सही कर रहा है। अगर आपने और कुछ कर लिया तो वो और कुछ कर लेगा, ठीक है। सो ये दिस मुझे लगता है कि पेयर टेक ऑफ, पेयर लैंडिंग, फॉर्मेशन टेक ऑफ एंड फॉर्मेशन लैंडिंग, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। बिकॉज एक बार यू आर इन द एयर, इवन इफ आई एम फ्लाइंग एट 1000 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरा ज्यादा से ज्यादा क्या 1010 1020 पे आएगा, 10-20 किलोमीटर का क्लोजर है, ही विल बी एबल टू कंट्रोल। बट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, टेकिंग ऑफ और कमिंग एंड लैंडिंग एंड कमिंग टू अ स्टॉप, वो सबसे चैलेंजिंग है फॉर्मेशन में। So what is the most memorable view or awe-striking view that you have seen from a cockpit? मोस्ट मेमोरेबल व्यू फ्रॉम द टॉप, It's a most beautiful view from the cockpit. from the cockpit, तो even like I was flying yesterday. Yesterday, I was flying and we were coming back from Bagdogra to Bangalore, and we were crossing a huge cloud. A huge cloud. It could have caused massive turbulence. And मैं passengers को बता रहा था ना कि the reason why we tell passengers to wear the seat belts is because of turbulence. And then I said कि please look outside. Very shortly, we're going to cross a huge cloud. If you can see, it is all dark and there is lightning inside. ठीक है। तो 34 years I'm flying, आज भी when I look at a cloud or when I look at the ground from the top, it still excites me, still mesmerizes me. Unfortunately, as per rule, आज I can't take photographs. Otherwise, how I wish we were allowed to take photographs and show the world what I can see from the cockpit. Unimaginable है। यस। और देर आर टाइम्स जब मैंने एयर टू ग्राउंड फायरिंग की है और मेरे को डायरेक्ट हिट मिला है, और व्हेन आई कम बैक और जो कैमरा होता है ना, उसकी जो फिल्म देखी, तो पूरा जो आपका ट्रिगर और जो पिपर होता है या जो गन साइट, इट्स ऑल एग्जैक्टली स्ट्रैडलिंग द टारगेट एंड यू कैन सी द रॉकेट गोइंग इन दैट, वो अगेन इज वेरी सेटिस्फाइंग। So, can you tell us one of the toughest mission that you आपने जो पढ़ा है, जो आपने आपको you have to really get into it, आपने जो भी आपने सीखा है, you are applying that in that mission. Can you tell us that? तो सो आई बिलीव जो मेरे टफेस्ट टास्क थे वो थे जब मैं 35 स्क्वाड में था, जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड में थे। क्योंकि चैलेंजिंग क्या था कि आप लो लेवल फ्लाइंग तो करते थे, ठीक है, आप क्लोज फॉर्मेशन भी करते थे, और उस टाइम पे अंदर आपको काफी सारे बटन्स दबाने पड़ते थे एनिमी के रडार या किसी को जैम करने के लिए।
That was tough because you're flying 100 meters above the ground, you're flying in close formation with other aircraft, और लेफ्ट हैंड से स्टिक पकड़ के बटन दबाना, नेविगेट भी करना, those was really really challenging. क्योंकि at that time आपको multiple tasks, you're very low, right? There is, you have to be very careful, you have to put the buttons correctly ताकि आप correct frequency transmit करके enemy को jam करो. तो मुझे लगता है मेरा जो most challenging times, it was about a year and a half, 2 years that I spent there. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड में जो मैंने टाइम, वो बहुत चैलेंजिंग था. और ऑफ कोर्स जब इंस्ट्रक्टर थे आप, किसी को सोलो क्लियर करना है, सोलो चेक करना है, तो सच अ बिग डिसीजन टू मेक. दीज टू आर द मोस्ट चैलेंजिंग मिशन. मतलब एन नंबर, आई मस्ट हैव फ्लोन 150, 200, 250 EW missions. I must have done any number of instructional, more than 15, 16 hours of instructional flying. But these two were the most challenging. Initially, हाँ, as a youngster, when you started flying in a fighter squadron, तो challenging तो था ही. बट जब ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो फिर आप मिशंस करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आसान हो जाता है. बट EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंड दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क. सर वन क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, मेरे फादर से पूछा था मैंने कि इंडियन के अंदर फाइटर पायलट्स में आज तक कोई यूएफओ साइटिंग हुई है, तो मेरे फादर ने बोला कि उन्हें आई एम नॉट श्योर ऑन दिस बट आई हर्ड कि कुछ ही फाइटर पायलट्स ने देखा है. तो इज इट ट्रू, आपने कोई सुना है ऐसा मैंने यूएफओ? कभी ऑब्जर्व नहीं किया है. मैंने कभी ऐसे यूएफओ देखा नहीं है, ठीक है. या मैंने कभी सुना नहीं है कि लोगों ने सोचा यूएफओ. हाँ, अननोन लाइट या अननोन, यू फाइनली फाइंड एन एयरक्राफ्ट बट यू रिपोर्ट, आप रेडार को रिपोर्ट करते हो. बट ऐसे यूएफओ साइटिंग मैंने कभी देखा नहीं है. ना मैंने किसी अपने कलीग्स को ऐसे रिपोर्ट करते हुए देखा है. इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता इन माय एंटायर एयरफोर्स करियर किसी ने ऐसे यूएफओ के बारे में बात की है. बिकॉज यूएफओ तो हॉस्टाइल हो गया ना. इफ इट्स अननोन, इट्स अ हॉस्टाइल टारगेट, तो रेडार विल रिपोर्ट. तो इट इज, मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड कि यूएफओ जैसी चीज कोई एग्जिस्ट करती है. मतलब एक बिलीव की बात है. आई एम नॉट सेइंग कि जो बिलीव करते हैं वो गलत है, बट मुझे बिकॉज मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं है कि, तो मेरे में आई डोंट बिलीव इट. सर यू जस्ट मेंशन दैट कि आपने एक बार कोई एयरक्राफ्ट एट सर्टेन हाइट, सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट? से अगेन, सर यू जस्ट मेंशन दैट एट सर्टेन हाइट यू ऑब्जर्व्ड एन एयरक्राफ्ट कि मतलब जहां पे होना नहीं चाहिए, सो व्हाट वाज दैट सर? हाँ, तो होता क्या है कि आप जैसे नॉर्मल फ्लाइंग कर रहे हो, तो आप अपने लोकल फ्लाइंग कर रहे हो या कहीं फेरी कर रहे हो या कोई मिशन कर रहे हो, तो सडनली यू फाइंड कोई एयरक्राफ्ट, तो यू वंडर कि ये एयरक्राफ्ट है क्या, राइट? तो आई रिमेम्बर हम लोग जा रहे थे रेंज के मिशन के लिए, सडनली मैंने देखा कि देयर इज एन एयरक्राफ्ट बिलो मी. तो आई रिपोर्टेड टू रडार, ये जहाज कौन सा है? तो इट वाज अ सिविल प्राइवेट चार्टर एयरक्राफ्ट. ओके. सो देयर आर टाइम्स व्हेन आप, बिकॉज आपको थोड़ी पता सारे जहाज जो उड़ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो है नहीं. So there are many times that you spot an aircraft, then you report कि one aircraft spotted crossing left to right or on my left or high above me or 11 o'clock or 10 o'clock, and then the radar will identify no known aircraft. Or if he knows who it is, he'll tell you this is the call sign, so on and so forth. सर इज देयर एनी स्टोरी और एक्शन डन बाय पायलट, लाइक एक एक्शन हुआ था या लैंड AN-32 पायलट ने सिंगल व्हील पे लैंड करा था 2010 में, और समथिंग सम स्टोरीज दैट आर नॉट आउट देयर इन द पब्लिक आई, जिनको पता नहीं है. कैन यू शेयर दो स्टोरीज विद अस, कोई ऐसी स्टोरी जो आई थिंक वी शुड नो, पब्लिक शुड नो? See, there will be so many such stories. In today's world, it is, everything is public. It's nearly impossible. आजकल कुछ भी छुपाना impossible है, चाहे एयरफोर्स में हो या सिविल में हो. उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था, ना प्राइवेट न्यूज चैनल्स थे, करेक्ट. तो ऐसे इंसिडेंट्स अनलिमिटेड होंगे, ठीक है. लाइक लोग कहते हैं कि देयर वाज, जैसे मिग-21 में इंजन फेलियर के साथ लैंडिंग करना इम्पॉसिबल है, ठीक है. बट लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तेजपुर में ऐसा केस हुआ है. अब मैंने कभी अपनी तरफ से देखा नहीं, प्लस इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से आती भी नहीं थी, बिकॉज पता ही नहीं था तरीका, मोबाइल्स तो थे नहीं, करेक्ट. तो जो ऑफिशियल न्यूज आएगी वही आएंगी, करेक्ट. सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए, ऐसे बहुत सारे हीरोइक इंसिडेंट्स हुए होंगे. जैसे देयर आर केसेस जो फाइटर्स हैव लैंडेड ऐसी हाइट पे जहां पे वो फाइटर उड़ना नहीं चाहिए, या हेलीकॉप्टर. जो चेतक चीता है जो फ्रेंच है, दे वर सरप्राइज कि दिस हेलीकॉप्टर इज लैंडिंग एट एन एयरफील्ड, जो उसकी जो सीलिंग है, मतलब उस हाइट के ऊपर वो जहाज उड़ना नहीं चाहिए, उसके ऊपर वो कॉम्बैट मिशंस कर रहा है, राइट. तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती होंगी, बट पब्लिक डजंट नो. और ये तरीका भी नहीं. और सेकेंडली बताइए क्या है कि अनलेस आपको लगता है कि दिस इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, वो कभी इतना पब्लिसिटी होगी नहीं. बट एवरीबडी डज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स. एविएशन में यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट. इफ यू आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव.
So being a pilot is extraordinary job itself. इट इज बिकॉज मैं तो कह रहा हूँ ना कि इट इज नॉट समथिंग दैट यू आर डिजाइन टू डू सो, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि पायलट्स आर स्पेशल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि pilots have to do extra. They have to work really hard. मतलब it is not as if कि they with some superior ability. It is sheer hard work that keeps them alive. So if you like to revisit one sortie from your life, which sortie would that be, sir? Like I said, the time जब मेरा power stuck हो गया था 87% पे MiG-21 पे, मतलब it is something I have not faced a challenge like that in my life ever. Okay, because I was not sure of stopping the aircraft कि जहाज रोकूंगा भी कि नहीं रोकूंगा, but somehow managed. उसके बाद उसको जहाज को टर्न करके दूसरी डायरेक्शन में फेस करना, एंड फिर मेरे को करीबन आधा घंटा उस जहाज को ब्रेक्स पे पकड़ के रखना पड़ा था, बिकॉज उसको अंदर से स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा था मैं। फिर एक इंजीनियर बाहर से आया, अब उसको जहाज के नीचे जाना था उसको स्विच ऑफ करने के लिए। अब वो जब नीचे जा रहा है तो उसको भी ऑब्वियसली रिस्क है कि अगर मेरा ब्रेक स्लिप हो गए तो उसके ऊपर से चले जाएगा। सो 30 मिनट्स मेरे को जहाज को होल्ड करके रखा पड़ा था। एंड देन फाइनली जब वो जहाज स्विच ऑफ हुआ, जो इंजन बंद होने की आवाज हुई ना, 34 साल में पता नहीं कितनी बार इंजन स्विच ऑफ होने की आवाज मैंने सुनी होगी, लेकिन उस दिन की जो आवाज है ना, उतनी सेटिस्फाइंग एंड थैंकफुल आवाज मैंने जिंदगी में नहीं सुनी थी। बिकॉज मेरे हाथ भी थक गए थे, आई हैड नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन माई आर्म्स टू होल्ड ऑन टू द ब्रेक्स। बट दैट इज वन रियल चैलेंज। ऑफ कोर्स जब वो मेरे पास हाइड्रोलिक फेलियर हुआ था व्हेन आई वाज लैंडिंग इन नासिक, तो आई हैड नो फ्लैप्स, लिमिटेशन ऑफ ब्रेक्स, एंड वो दीज टू वर द मोस्ट चैलेंजिंग। अदरवाइज बहुत सारे हुए हैं, cone failure, jet nozzle failure, electrical. There was once I remember coming back flying from a range over the Gulf of Kutch, and suddenly मेरे cockpit के आगे से radar से sparks आने लग गए थे. Now imagine you sitting in the cockpit and suddenly there are sparks coming at you. तो तो ये ऐसे बहुत होते हैं। इट्स ओके। एक बार मेरा ब्रेक फेलियर हो गया था तो मैं रनवे के बाहर चले गया था, मॉनसून ड्रेस क्रॉस करके दूसरी तरफ अटक गया था। सो ऐसे बहुत बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। So you mentioned that you flew both MiG-21 Bison and BAE Hawk Mark 132. करेक्ट। So how's flying in Russian avionics and Western avionics, which are totally So the different? And See, so the Bison avionics were fantastic, matlab unbeatable, right? Bison avionics is superior to the Hawk, of course, because the Bison is a fully combat aircraft, right? The Hawk did not have that kind of radars and weapon systems and all that stuff. But avionics are were extremely good. Of course, the Bison was a mixture of Russian, Israeli, French, and Indian. So the avionics were quite Western also, but Russian also. And today's Russian equipment, do I need to say anything with the S-400? It's unmatched. So they have equipment which is fantastic. So it is just a myth. The West, it's like आप सिर्फ जेम्स बॉन्ड की कहानी सुन सुन के ना आपको ये लगता है कि बस द रशियन साइड इज ऑलवेज द एनिमी एंड द जेम्स बॉन्ड इज द गॉड ऑफ एवरीथिंग, because it is just what is portrayed, what is put out in the media. It's called information warfare. आपको इतना बॉम्बार्ड करके आपको कन्विंस किया जाता है कि बस वेस्टर्न इक्विपमेंट ही सुपीरियर है। Okay, that's all. Otherwise, equipment is great. French equipment is great. Israeli is great. Russian equipment is also extremely good. so, as a flight commander, can you tell us a few of the memorable moments or challenges that you faced? And what are the, for audience, can you tell as a flight, what flight commanders do exactly? So, as a flight commander, challenges I faced were innumerable. Okay, so flight commander is what? फ्लाइट कमांडर होता है जो हेड ऑफ ऑपरेशंस होता है ऑफ अ फाइटर स्क्वाड। ठीक है, फाइटर स्क्वाड में एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस और टेक्निकल चीजें होती है, एंड ऑपरेशंस होते हैं। तो फ्लाइट कमांडर हेड ऑफ ऑपरेशन होता है, डी फैक्टो सेकंड इन कमांड होता है। ठीक है, जब मैं फ्लाइट कमांडर था मेरे पास करीबन 25 या 26 यंगस्टर्स थे। अब 25-26 यंगस्टर्स जो 22-24 एज के ब्रांड न्यू फाइटर पायलट्स है, उनको कंट्रोल करना वाज अ टास्क। ठीक है, तो आई वाज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। मतलब कोई भी मेरा यंगस्टर बोलेगा तो ही विल, वो सोचेगा कि इसके अंदर फिर से इसके फ्लाइट कमांड के टेन्योर में फिर से नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत बैंड बजाता था। लेकिन आई आई मेड इट अ पॉइंट टू इंश्योर दैट देयर लाइफ वाज कंफर्टेबल। मतलब जैसे मैं फ्लाइट कमांडर था, मैंने एक रूल बनाया कि जितने भी यंगस्टर्स है सबको पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एंड उनको पूरे दिन स्क्वाड में नहीं बिठा के रखना है। मतलब हम ब्रीफिंग 7 बजे करते थे, 2-2:30 बजे तक सबको बोलते थे चलो लेट्स ऑल गो होम, और शाम को लेट अस ऑल प्ले।
तो इससे क्या हुआ कि आई जनरली हैड अ हैप्पी स्क्वाड। ठीक है, सो ऐसे बहुत किस्से हैं। कुछ किस्से हैं जो मैं पब्लिक में शेयर नहीं कर सकता, कुछ किस्से हैं जो पब्लिक में शेयर कर सकता हूँ। बट इट इज फन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग टेन्योर्स, बिकॉज यंगस्टर्स बहुत गदर करते हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट। अगर अगर वो उस टाइम पे गदर नहीं करेंगे तो जब वो सीनियर होंगे तो कोई और गदर करेगा, तो दे विल नेवर अंडरस्टैंड इट। ठीक है, एक कहावत है, टू बी ओल्ड एंड वाइज यू मस्ट बी फर्स्ट यंग एंड क्रेजी। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई थॉट कि द यंगस्टर्स शुड बी यंग एंड क्रेजी, सो दैट जब वो सीनियर होंगे दे कैन बिकम ओल्ड एंड वाइज। आई वाज अ क्रेजी यंगस्टर। ठीक है, वाइल्ड यंगस्टर। एंड देयरफॉर मेरे को लगता था कि हाँ ठीक है, कुछ चीजें कर रहे, तो दूसरी तरफ देखो, उनको जीने दो जिंदगी। ठीक है, जैसे मेरे को याद है एक बार रात को मेरे को स्टेशन कमांडर ने फोन किया करीबन 11 बजे कि अभी व्हाट आर यू डूइंग। आई टोल्ड हिम, सर 11 o'clock at night I'm sleeping. He said, do you know what your youngsters are doing? I said, no, sir. It is a Friday night. Tomorrow is a holiday. No, you should know. I said, sir, why should I know? No, no, you come to the mess. मैं गाड़ी लेके निकला, मेरे को कहीं दिखा नहीं, तो देखा यंगस्टर्स बैठे हुए थे, उन्होंने कोई बॉनफायर किया था। तो उन्होंने देखा, सर आ जाओ हैव अ ड्रिंक विद मी। आई सेड विद अस, आई सेड ओके, सो आई स्टार्टेड हैविंग अ ड्रिंक। फिर मेरे को स्टेशन कमांडर कॉल है, अरे यू बगर, आई कॉल्ड टू सी व्हाट द यंगस्टर्स आर डूइंग एंड यू आर हैविंग अ ड्रिंक विद देम। मैंने बोला, सर वेयर आर यू। ही सेड, नो, हाउ कैन यू डू दैट। बोला, सर इट्स अ फ्राइडे इवनिंग, वो एक बॉनफायर कर रहे हैं, उन्होंने अपना कुछ अपना म्यूजिक वगैरह लगा रखा है, मेस से खाना ऑर्डर किया है, तो क्या प्रॉब्लम है। नो यू कम बिहाइंड। पीछे गया, उसको मिला, दूर से देख रहा था, हाउ कैन दे डू दिस। अगले दिन मेरी पेशी हो गई कि यू आर अलाउिंग यंगस्टर टू डू दिस। तो मेरी काफी बार पेशी हुई जब ये सारे यंगस्टर्स कुछ ना कुछ करते थे। हाँ, कुछ टाइम आई हैड टू कन्वे इट बैक टू देम कि भैया ऐसे मत करो, मेरी पेशी हो जाती है। लेकिन आई थिंक जितनी मेरी पेशी हुई है ना, अबाउट 20% टाइम्स ओनली मैंने उनको बताया कि मेरी पेशी हो गई है। नहीं तो जनरली हर हफ्ते मेरी स्टेशन के बाद पेशी हो जाती थी। कोई कुछ यंगस्टर कर देता था और मेरे को जाके मार्चअप हो जाता था, मेरे को डांट पड़ती थी। बट देन एज अ फ्लाइट कमांडर आपको डांट लेनी है। अगर हर डांट आप नीचे पास ऑन करेंगे तो आप फ्लाइट कमांडर किस वैल्यू के रह गए ना। सो बट इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग। डांट बहुत पड़ी मुझे यंगस्टर्स के चक्कर में, लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था वो। Yes, sir. Sir, how you go about flying on a personal level? आप कैसे दिखते थे flying को? And what all that आई you considered while flying? इट इज पैशन, राइट। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, एंड आई विल टेल यू दिस नॉट बिकॉज टू टेल यू कि व्हाट आई डिड अ ग्रेट जॉब। परसों मैंने आई फ्लू एयरबस 321 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेरे साथ एक सीनियर कमांडर थी कि बिकॉज आई एम फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम गए थे अयोध्या। ठीक है, तो जब हम अयोध्या लैंड किए ना, तो लैंडिंग के बाद सबसे पहले उसने बोला, सर अमेजिंग लैंडिंग ऑन अ 321। ठीक है, उसके बाद हम वापस बैंगलोर आए, दूसरी लैंडिंग अच्छी हुई, तो बाद में मेरे को बोलती है कि सर आपने जितनी दो अच्छी लैंडिंग की है ना, वो मैंने अभी तक 321 पे नहीं की है। तो आज भी मुझे लगता है कि हर लैंडिंग, हर टेक ऑफ, आई शुड डू इट परफेक्टली। ठीक है, बिकॉज इट्स अ चैलेंज। एंड सेकेंडली, आई ओव इट टू माई सेल्फ एंड टू द एयरलाइन एंड टू द पैसेंजर्स टू इंश्योर दैट आई डू थिंग्स करेक्टली। जैसे सिंपल थिंग है, जस्ट टेम्परेचर कंट्रोल। 22 to 24 डिग्रीज इज आइडियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। मैं एक एक घंटे की फ्लाइट में एटलीस्ट 10 बार चेक करता हूँ कि टेम्परेचर वही है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें, जैसे अगर वेदर है तो आई विल ट्राई एंड अवॉइड द वेदर सो दैट देर इज नॉट इवन द लीस्ट ऑफ टर्बुलेंस। ओके, सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन एविएशन, इट्स अ कंटिन्यूस थिंग, मतलब आई नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट। आई डू अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स एंड ऑल दैट विच पीपल अप्रिशिएट। कल जब हम बागडोगरा में लैंड किए तो उसके बाद काफी सारे लोग आए, मेरे साथ फोटो खींच के गए, सर आपकी अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छी थी। ठीक है, कि आपने इंडिया के बारे में बताया, रूट के बारे में बताया, स्टेट सिटीज के बारे में बताया, या वेदर है क्या है, बागडोगरा के बारे में बताया। तो मुझे ये अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं अभी सिविल एविएशन में हूँ, यस इट्स माई पैशन, मैं फ्लाई करना आई लव इट, इट्स माई वे ऑफ लाइफ। बट मैं दूसरा टास्क मैंने अपने आप पे ये लिया है कि मैं जब भी फ्लाई करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी पैसेंजर्स मेरे जहाज में आए वो अपने देश के बारे में जाने और प्राउड फील करें कि हमारे देश में इतनी सारी चीजें हैं कि दुनिया में, मतलब देश छोड़ के दुनिया देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सो ये मेरा एक मिशन है अभी, कि मैं जब भी फ्लाई करता हूँ किसी भी रूट पे, मैं इतना सारा भारत का इंफॉर्मेशन उनको देता हूँ कि उनको लगे कि आई एम इन द बेस्ट कंट्री दैट दिस वर्ल्ड हैज। एंड दैट इज वो मैं दैट इज ऑल दैट आई लुक फॉरवर्ड टू फ्लाइंग। एंड जैसे मेरा याद है, मेरे को ग्राउंड स्टाफ मेरे को बताता है कि सर आप जब 4 सेक्टर करके 3 बजे वापस आते हो ना सवेरे, आप ज्यादा एक्साइटेड और फ्रेश लगते हो, ताकि दूसरा पायलट जो सवेरे पहली फ्लाइट के लिए जा रहा हो। बिकॉज आज भी मुझे वो एक्साइटमेंट फील होता है वेन एवर आई वांट टू फ्लाई।
So you did tenure in FIS, sir. How was it learning the art of teaching flying to other cadets? आप the FIS पे tenure कैसे था? Where you are learning No, how to teach others. I, I did no, no, I didn't do a tenure in FIS. I was a trainee in FIS, and then of course I did a command tenure in training command. So I was not an instructor in FIS. So how was it in FIS? And can you share some moments from there? FIS with Ore, bhai sahab, FIS was not an easy place. 6.5 months used to keep wondering, am I going to pass out from here or no? It was challenging. पढ़ाई थी बहुत ज्यादा, and every sortie was a test. Every ground subjects exam was terrible to pass. It was a tough job. So, and there were quite a few experienced pilots who were told, thank you so much, you cannot make the grade, you can go home, go back to your fighters con or go back to your transports con. So in unlike in civil aviation where you do a syllabus and become an instructor, here 6.5 months you have to perform every day to prove that you're good enough to become an instructor. So it's one of the toughest places that I have been to. So yes, I heard about FIS, TACD, and test pilot school. So what all things happen over here? Because I don't think चलते हैं many people know about it कि FIS में होता No, क्या so है. there are so there are three major institutions. One is FIS, where they train pilots to become instructors. Then there is TACD, where they train pilots to become fighter strike leaders and fighter combat leaders. And AST, where they train pilots to become test pilots, to test systems and aircraft and things like that. Each are completely different from one another, but each one is as tough as the other. It's a challenge, right? TACD is 6 months, FIS is 6 months, TP is 1 year, test pilots is 1 year. You have to perform. You have to keep performing, and there are exams to pass for everything, right? It's very satisfying when you finish the training and become an instructor or FCL, FSL, or a test pilot. It's an achievement because then you'll do things which are different than what you have been doing so far. Either you're teaching or you're developing tactics on fighters, or as a combat leader or strike leader or as a test pilot, testing new systems and new equipment and new aircraft. So each of the three, I would say, are same but very varied also. Same in terms of the requirements and the hard work required, but varied in terms of the task they do once you pass out of there. So what was the toughest challenge as an instructor teaching young cadets on how to fly? And sir, आपको कोई ऐसा pilot मिला है जो कि that left a lasting impression on you कि मतलब that you were really impressed by? Every youngster I came across has always left a lasting impression on me because there were some amazing pilots, youngsters that I got to teach, and some of them have gone on to command Surya Kirans or or the helicopter Sarang team or become fighter called COs. Okay, now today they are now group captains and very shortly they'll become air officer commanding. So it's very satisfying to see their growth, right? And challenges were phenomenal to teach him. How do you teach a person to land an aircraft जो उसने कभी किया ही नहीं है कि you are coming at a speed of say 150 160 kilometers per hour, coming down rapidly at a particular height, you have to rotate the aircraft, reduce the rate of descent and land in that specific distance because runway तो unlimited है नहीं. करेक्ट. आपने ज्यादा अगर रनवे डिस्टेंस ले लिया लैंड करने से पहले तो यू विल एग्जिट द रनवे. अब रनवे के शॉर्ट लैंड नहीं कर सकते. आप एक एंगल पे है ना ज्यादा स्टीप आ गया तो विल हिट द ग्राउंड. ज्यादा ऊपर हाई फ्लेयर आउट किया तो एयरक्राफ्ट विल स्टॉल, इट विल फॉल डाउन. सो इट इज अ चैलेंज इवन टू टर्न, to maintain height, speed, operate the power stick. It's a challenge. Every instructor faces a huge amount of challenge, and only the person who has start flying will understand what is the challenge. It's unimaginable to even if I try to explain, you will not be able to understand till I get you into a cockpit and then try and teach you. And you see, this is the challenge that I have. But it's a big challenge. And the biggest challenge is to clear a person solo because you have to decide कि यार is he okay, not okay. You can't be too careful, otherwise वो बेचारा solo ही नहीं जाएगा, right? You can't be relaxed because if you clear somebody is not good enough, he will dig a hole. That is a real challenge, that decision making. So did you introduce innovative training methods or techniques for teaching cadets? आपकी So methodology क्या थी for teaching cadets how to fly? और आपने कोई ऐसा कोई training method, कोई unique training method introduce करा? so there is not much of a difference that you can do in the training methods because the training pattern is extremely set,
right? There's a syllabus. Every sortie has designed sort of a structure, a profile. You have to go through that profile. You can't create any much different because uh, that may not be allowed, firstly. And if you do something different, the trainee may not be able to match that pace. Okay. Yes, but there are things like to make the trainee comfortable in the cockpit or to give them a relaxed time. There are some trainees jisko tumko you have to get out after them. So each trainee you have to deal with separately. Some trainee you have to speak very softly. Some trainee तो मतलब उसको डरा धमका के गाली गलौज करके के सिखाना पड़ता था. ठीक है. किसी ट्रेनी को तुमने ज्यादा डांट दिया तो वो बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो जाता था. ठीक है. किसी ट्रेनी को जब तक आप चीखो चिल्लाओ मत तो परफॉर्म ही नहीं करता, रिएक्ट ही नहीं करता था. ठीक है. So the challenge was to identify each trainee's characters and deal with them like that. So there are times you have to act a particular role. You have to act tough. There are times I had to shout at somebody without wanting to shout. Okay. So there are innumerable experiences like that, and I'm sure uh, every instructor who has ever taught flying will know this. No two trainees are same. कोई भी नहीं. There are three trainees. You got three pupils, four pupils. You each one of grieve separately. Each one of them has his own mistakes that he'll make on that day, and you get fed up. यार चारों वही क्यों कर रहे हो? Hello. Yeah, Am I audible? I think there was. yeah. I can hear you. Yes, yes. So, who is your favorite pilot or any flying story that you're really inspired by? A favorite pilot ऐसे per se nobody. ठीक है. But flying school you're talking of? No, sir, I'm saying any flying story that you are really inspired by. Flying, of course. Sully Sullenberger, the man who landed the aircraft in the Hudson. So, can you Amazing. talk about that? Yeah, so there's a beautiful movie called Sully. ठीक है. आई वुड एक्सपेक्ट, आई रिक्वेस्ट जो भी आपकी ये प्रोग्राम देख रहा है वो मूवी देखो. ठीक है. इट इज इसलिए नहीं बिकॉज वो पायलट है, बिकॉज इसलिए डिसीजन मेकिंग, वो किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई किया उसने, जिस तरह से उसने फाइट किया, बिकॉज सारे एवरीबडी सबने उसको ब्लेम कर दिया कि तेरी गलती है, लेकिन किस तरह से उसने प्रूव किया है. सो एक कैप्टन था जो एयरबॉर्न हुआ था एक रनवे से, और उसके बाद बहुत सारे बर्ड हिट्स हो गए और दोनों इंजन फेल हो गए. ठीक है. एंड उसने फिर एक्सपर्टली मनूवर करके जहाज को रिवर हडसन में लैंड कराया, और लैंड करा के सारे, नॉट अ सिंगल इंजरी, सभी पैसेंजर्स को सेफली बचाया था. इट्स एन अमेजिंग स्टोरी. ये आपको पक्का देखनी चाहिए. सली, मूवी का नाम सली है. Sir, I surely watch it, sir. एंड So, उसका और उस कैप्टन का और एक प्रोग्राम है जिसका नाम है चाइल्ड ऑफ द मैजेंटा. ओके. ये मैं चाहता हूं कि हर इंसान पढ़े, बिकॉज आजकल लोग जितना ऑनलाइन बैठते हैं ना कि बस ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, उसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी कैसे खत्म हो जाती है. वो बहुत अच्छा, ये सल्ली सरमनगर का एक टॉक है इस कैप्टन का, बहुत ही सुंदर है. sir. Yes, I surely watch it, sir. So, where were you posted during Kargil War and Parakram? Yeah. And So I was an instructor there, and then I was augmented during Op Parakram. Again, I was an instructor, and then I was augmented to Jodhpur. So then we converted to the MiG-21s, flew some practice missions and all, became fully operational, but not much of activity because it was a very limited activity. There were a lot of restrictions, no? कि you could not cross the line of control. It was only air to ground missions. No combat engagements took place. ठीक है. So completely different. Kargil and Parakram were completely different. Kargil was extremely localized, only taking out the enemy positions so that the army could achieve their task. Parakram was all along the western border where the entire air force was mobilized. so, Okay. so looking at the Intelligence and drones. Like, why only our situation? This was just 3-4 days. Look at Russia and Ukraine. They're fighting for close to 3.5 years now. It's all drone warfare. That's it completely. Swarm of drones, long range weapons, standoff weapons. Earlier, it was all visual combat. You have to go in contact,
see the target, fire the weapon, and drop it there. Today, you're 300-400 kilometers away. You got surface to surface missiles. You got air to surface missiles, which can go over 300-400 kilometers. So it's a completely different domain. Earlier, that was close combat. You have to get into a dogfight. Today, you will not get into a dogfight, right? You will fire the missile from beyond visual range. Correct. And it could be that your aircraft is not sort of radiating the radar to pick up the target. Somebody else is radiating, and by data link sending you the information, and you are firing the missile. Laser guided weapons just lays that particular target and let the weapon go. Fire and forget weapons. Just fire. The aircraft has got it. The weapon has got the coordinates. It will track on, follow terrain, turn left and right, go and hit the target. It's a completely new domain. It's completely different than what I had seen as a youngster. Okay, so it's way different. It is completely different. So we are coming to the end of the podcast. So there are many Yeah. defense aspirants who are watching us. So what guidance or life lesson you would like to impart on them and those who want to become a fighter pilot in Indian Air Force? Okay, so there are some things which I will tell you which may not, a lot of people may not like, but in the interest of their good, I will say it. There are a lot of people who approach me on social media saying, I am interested in joining the armed forces and becoming this and that. And then I ask them some questions. What sometimes disappoints me is some of the questions are, sir, I want to join fighters. Great. I said, this is what you need to do. Acha, sir, once I join, in how many years can I leave? I said, sorry, I'm not interested in talking to you. Even before you're part of the uniform, you're talking of leaving. That is not the commitment I expect a soldier to have. Period. Right? Next. The next question is, sir, once I become a fighter pilot, how much time, how will I do my license? I said, why are you joining fighters? To do a license or to fly fighters and serve the nation? Red line, sorry, not acceptable. I simply doubt the commitment of that person. I keep saying it's a commitment of a lifetime. If you're joining the armed force as a means to achieve a certain different end rather than serve the nation, you are in the wrong profession. आपका बहुत बुरा हाल होगा. You will get bajawed left, right, and center all through your career. Okay. Or the question asked is, sir, as a newly commissioned pilot, what is my salary? I didn't know what salary I would get till I got commissioned and I got my first payslip. Why are you joining the service? Why are you wearing the uniform? You have to serve the nation. That is a single point, single-minded devotion that you should have. Right? If you're looking at salary and when can I leave and when can I become a civil pilot? Sorry, that uniform is not meant for you. Okay, so that is the first thing. People may not like it, but just too bad. I'm not here to become popular. If I wanted to become popular, I would have distributed ice cream free. No, as far as Forges goes, I'm not here to become popular. I'm here to tell the world what is expected of you. So, few things: be original, be true, be committed, keep working hard. When you write an exam, really work hard for the exam. It is not easy. There will be lakhs of people wanting to appear, only 400, 200 may be selected, right? In the SSB interview, be your own self. People go for classes training. I never went for any class. I was my original self. I proved to them by my behavior how committed I was. I got selected in my first attempt, right? Training can help you to a certain extent, but those guys sitting there selecting are psychologists. They will see through you. They see 100 applicants or maybe 200 applicants every 6 months. यार तुम उनको थोड़ी उल्लू बना सकते हो. Correct? Get yourself physically fit. By that, I don't mean become a 5-star athlete. No, the Forge requires an average individual with average capability and ability to be able to accept training and give average performance. We don't want superior, supernatural, super greats. No. I'm happy with the average person who's willing to work hard. Right? I have had trainees who are exceptional in flying ability but had a bad attitude. I would have thrown him out. But there's a guy who is average ability, willing to work very hard. Wow, I will do whatever is possible to help him. Have you understood what I'm saying? Right? Yes, sir. This is what I mean. The commitment, the spirit to serve the nation, single pointed. Even today, I cannot tolerate somebody saying even one word against the nation or the service. मैं उसकी बजा दूंगा. I am retired. 10 साल हो जाएंगे मेरे को फौज छोड़ के. Correct? It, मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन that single minded devotion, even today, nation for me, ask any passenger who is on board, and if someday you come on board my aircraft and you hear my announcements, the first thing, yesterday, day before, passengers told me, sir, were you in the armed forces? I said, yes. Why? He says, the way you spoke about the country felt that you really love your country. That is what a soldier is. Nation first, always and every time. The men you command next, always and every time. Your comfort, success,
benefits, everything lasts always and every time. If you can make that commitment, attempt to wear the uniform. If you cannot, this uniform is not for you. So thank you so much for coming, sir. It was really nice, sir. Welcome, sir. We are honored to have you. It was having a sortie with you. It was really nice, sir. So I'm sure Thank you that so much.